नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्मार्ट कैरियर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारी जो साइंस की जो सीरीज चल रही है, विविध प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यूपीएसआई। तो इन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनमें जो साइंस पूछी जाती है, साइंस में स्पेशली जो बायोलॉजी का पोर्शन आता है, तो उसी का जो आज जो हमारा लेक्चर है उसी सीरीज का है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। आनुवांशिकता आनुवांशिकता के बारे में आपने हाई स्कूल जो बच्चे साइंस मतलब जो है बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, या जिन बच्चों ने हाई स्कूल में तो पढ़ाई होगा जो है साइंस का जो चैप्टर है बायोलॉजी वाला, वंशागति एवं विभिन्नता, तो उस चैप्टर को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले इस चैप्टर में, इस सीरीज में या इस लेक्चर में आज हम क्या डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा हम आपको ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं। पहले इस चैप्टर में इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, यानी कि जेनेटिक्स क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या अब तक का बैकग्राउंड रहा है, तो पूरा का पूरा जो इसका जो बैकग्राउंड है, जो भी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको आज के इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जैसे रेलवे के जो एग्जाम्स हुए हैं या एसएससी के या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं, तो इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, तो उन पीवाईक्यूज को भी हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर लेने के पश्चात इस टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जेनेटिक्स। देखें पहला आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं, जेनेटिक्स क्या है, इसका पहले हम इंट्रो जानते हैं। देखो, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है। इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, या आनुवांशिक लक्षण और आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, इन सभी क्रियाविधि का, इसकी पूरी विधि का जो अध्ययन किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरण की जो विधि है या जो क्रिया विधि है, उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, आनुवांशिकी कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे सामने कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम भली भांति जान लेंगे, उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ेंगे। देखो, इसमें तीन टर्म, पहला है आनुवांशिकता, दूसरा है वंशागति और तीसरा है आनुवांशिक लक्षण। देखो, और चौथा एक और है आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, तो पहले हम जानेंगे कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवांशिक लक्षण मीन्स जेनेटिक ट्रेट्स। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, देखो, तो आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण हैं जो हमें अपनी माता पिता से यानी कि हमें अपने जनकों से विरासत में प्राप्त होते हैं। हमारा जो भी शरीर है, हमारे जो भी लक्षण है, हमारी आंखों का रंग है, हमारे बालों का रंग है, बाल कैसे हैं, सिंपल है या घुंघराले हैं, ठीक है, आंखों का कलर है, त्वचा का कलर है, नाक का, नोज का शेप है, कानों का शेप है, ठीक है, और इंटेलिजेंस, बहुत कुछ, ठीक है। तो बहुत कुछ है जो भी आज हम दिख रहे हैं, ये सब जो भी हमारे अंदर जो ट्रेट्स आए हैं, वो सब हमें अपने कहाँ से मिले हैं, माता पिता से ही प्राप्त हुए हैं। तो इन लक्षणों को ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स कहते हैं। यानी कि वे लक्षण जो हमें अपने माता पिता से, अपने जनकों से विरासत के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो ये आनुवांशिक लक्षण की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम जानेंगे आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता
सिकता क्या है? आनुवांशिकता को इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। इसी का एक और नाम है वंशागति। क्या कहते हैं? वंशागति। वंशागति को इंग्लिश में कहते हैं इनहेरिटेंस। हिंदी में दोनों का जो क्या नाम है वो भी अलग है और मीनिंग भी दोनों के अलग है, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो एक ही है। तो देखो आनुवांशिकता किसे कहते हैं? आनुवांशिकता, तो देखो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। हमने बताया कि जो आनुवांशिक लक्षण हैं, जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं, तो उन आनुवांशिक लक्षणों का अपने जनकों से पीढ़ी दर पीढ़ी आप समझ रहे होंगे कि माता पिता हैं उन्होंने अपनी संतानों में दे दिया, फिर जब वो संतानें जब रिप्रोड्यूस होंगी तो वो अपनी आगे मतलब संतानों में यानी कि आगे आने वाली जो उनकी जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनमें उनको पास कर देंगे। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो क्रम चल रहा है, इसी आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण की ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं या वंशागति कहते हैं। आई बात समझ? तो ये हो गया आनुवांशिकता। अच्छा, अब अगला नेक्स्ट टर्म है, इसमें कहते हैं आनुवांशिकी। क्या है? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी को इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। तो देखो आनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इन आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण का, इनकी प्रक्रिया का, इनके मैकेनिज्म का, कि कैसे आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, कौन वो माध्यम है, किसके रूप में जाते हैं, ठीक है, इनका क्या पूरा मैकेनिज्म है, तो इसके अध्ययन की जो शाखा है उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या जाना? एक तो हमने जाना आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, साथ ही हमने जाना कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं या वंशागति किसे कहते हैं, और तीसरा हमने जाना आनुवांशिकी। क्या जाना? आनुवांशिकी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो स्लाइड लगी हुई है, इस स्लाइड्स में क्या हमारे काम का है, आइए देखते हैं। देखो इसमें लिखा है आनुवांशिकी, इसको देखते हैं। देखो साफ साफ लिखा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक प्रक्रियाओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ये थोड़ा किताबी लैंग्वेज है, इसमें जो अलग स्टाइल में ये बात लिखी गई है, लेकिन हमने जो बताया उसको ही जो अच्छे से ध्यान रखें तो भी ज्यादा बेस्ट रहेगा और ये भी बेस्ट है। ठीक, अच्छा देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वैटसन ने 1905 में किया था। एक वैज्ञानिक हुए थे डब्ल्यू वैटसन। कौन हुए थे? डब्ल्यू वैटसन। तो इन्होंने सर्वप्रथम टर्म जो है जेनेटिक्स दिया है। ठीक है, बात को समझ पा रहे होंगे। डब्ल्यू वैटसन, WATSON। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सन 1905 में द टर्म जेनेटिक्स जो है दिया, इन्हीं के द्वारा आनुवांशिकी शब्द दिया गया। हालांकि आप जानते होंगे जो आनुवांशिकी के जो पिता हैं यानी कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी की नींव रखी थी। उन्होंने ही जो है अपने कई प्रयोग, अपने कई सालों तक, कई वर्षों तक 1856 से लेकर 1864 तक इन्होंने, मेंडल ने अपने प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किए। आगे इसी लेक्चर में इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए इनको जो है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। लेकिन ये जो शब्द है आनुवांशिकी जेनेटिक्स, ये जो टर्म है ये वाटसन के द्वारा दिया गया। इस बात को ध्यान रखें, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू पे काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। चलें आगे देखते हैं। देखो सभी जीवों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें अपने जनकों से प्राप्त होते हैं एवं ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ये आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक विशेषक कहलाते हैं। जो अभी हमने बात जो है बताई थी, समझाई कि सभी जीवों को अपने जो भी शारीरिक लक्षण हैं, जो भी उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, जो मतलब जो है उनको अपने माता पिता से, जनकों से प्राप्त हुए, तो वो लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स कहलाते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलें देखो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स और हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे डीपली डिस्कस करते हैं। देखो आनुवांशिकता, एक जीव की एक पीढ़ी से उसी जीव की दूसरी पीढ़ी में
लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। जो हमने बताई कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं हेयरडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेयरडिटी कहते हैं, या इसी का नाम एक और है, इसको हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इनहेरिटेंस, वंशागति इसको कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये इंग्लिश में भी लिख दिया है। क्या है हेरिडिटी, क्या है, और इनहेरिटेंस क्या है। हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता और इनहेरिटेंस मीन वंशागति। किताबों में ये दोनों टर्म लिखे होते हैं, कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कभी जो है आनुवांशिकता कह रहे हैं, कभी वंशागति कह रहे हैं। क्या है ये मामला? तो ये दोनों का अर्थ एक ही है, हालांकि ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का अर्थ, दोनों का मीनिंग, दोनों का अर्थ एक ही है। क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण। देखें विविधता क्या है? विविधता को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशंस। क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। तो देखो विविधताएं क्या होती हैं कि जो भी मतलब लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतानें उत्पन्न होती हैं, वो संतानें अपने जनकों से भिन्नता दर्शाती हैं। उनके बहुत से ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो उनके माता पिता से थोड़े भिन्न होते हैं। तो जिन कैरेक्टरों में वो अपने माता पिता से भिन्नता दर्शा रहे हैं, ठीक है, हालांकि उनके बहुत से कैरेक्टर ऐसे होंगे, कुछ ही जो है माइनर कैरेक्टर ऐसे होंगे जो भिन्नता दर्शाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कैरेक्टर्स होंगे, जेनेटिक ट्रेट्स होंगे, वो अपने माता पिता से जनकों से ही कैसे होंगे? समरूपी होंगे, उन्हीं से मिलते जुलते होंगे। लेकिन जो कैरेक्टर भिन्न है, ठीक है, जो कैरेक्टर भिन्न है, तो उन भिन्नता वाले जो कैरेक्टर को ही हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस के आने का कारण है लैंगिक जनन के दौरान जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है युग्मकों का निर्माण, और युग्मकों का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन की मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में एक सब स्टेज आती है जिसको कहते हैं पैकेटीन स्टेज। इस पैकेटीन स्टेज में समजात गुणसूत्रों के मध्य जीनों की अदला बदली होती है, या गुणसूत्रों के जो खंड होते हैं छोटे छोटे, वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, बदले जाते हैं। तो इससे क्या होता है? जीवों में नए नए आनुवांशिक लक्षणों का एक पैकेज, एक नया सम्मिश्रण बनता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसी कॉम्बिनेशन के बनने की वजह से जीवों के कुछ आनुवांशिक लक्षण जो है वो डिफर कर जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, वो अपने जनकों से थोड़े माइनर डेविएट कर जाते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विविधताएं कहते हैं। ठीक, देखा होगा कि एक माता पिता की दो संतानें, दो हो या दो से ज्यादा भी हो, जितनी संतानें हो एक माता पिता की, तो वो संतानें कभी भी एक जैसी नहीं होती जब तक कि वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस ना हो। मतलब एक जायगोट के क्लीवेज से बने दो मतलब जुड़वा बच्चे ना हो, तब तक वो संतानें एक जैसी नहीं होंगी। चाहे भले ही उस मतलब उन जनकों की 2, 3, 4 जितनी संतानें हो, सभी में थोड़े बहुत क्या होंगे? वेरिएशन होंगे। समझ रहे हैं? तो यही वेरिएशन, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? यही हमारी वेरिएशन है। इन वेरिएशंस के आने का कारण क्या है? हमने बता दिया है कि अर्धसूत्री विभाजन के समय पैकेटीन स्टेज में गुणसूत्रों का आदान प्रदान होना, गुणसूत्रों के जो टूटे हुए खंड हैं इनकी अदला बदली होती है, इसको कहते हैं जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, आइए अब स्लाइड में देखते हैं। कह रहे हैं कि एक जाति एवं एक ही जनकों की संतति पीढ़ी के सदस्यों के बीच समानताओं के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसे विविधता या विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, कि एक ही जनकों की संतानें हैं लेकिन फिर भी उनमें थोड़े बहुत माइनर क्या है? वेरिएशंस हैं, कुछ डेविएशंस मौजूद हैं। तो जो अंतर मौजूद है, जो डिफरेंस मौजूद है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता या विविधता कहेंगे। आयो समझ में? अब आ जाओ विभिन्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएशन देखते हैं। जीवों में विभिन्नता को उसकी उत्पत्ति में संलग्न कारकों के आधार पर दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखो, आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरणीय विभिन्नता। ठीक है, ये दो प्रकार की विभिन्नताएं हैं। ठीक, आइए इनको देखते हैं। देखो,
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों से संततियों में स्थानांतरित होने वाली भिन्नताएं इस श्रेणी में रखी गई हैं। ये विभिन्नताएं स्थायी प्रकार की होती हैं, यानी कि आनुवांशिक विभिन्नताएं वो विभिन्नताएं हैं जो आनुवांशिक होती हैं, जो उनके डीएनए में मौजूद हैं, जो उनके गुणसूत्रों में मौजूद हैं, और जो लक्षण हमारे डीएनए में, हमारे गुणसूत्रों में मौजूद हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लगातार चलते रहेंगे। तो ऐसी विभिन्नताएं जो हमारे डीएनए में है, हमारे गुणसूत्रों में है, वो आनुवांशिक होती हैं। तो ऐसी विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक विभिन्नताएं कहते हैं। अगला है वातावरणीय विभिन्नताएं। ऐसी विभिन्नताएं बाहरी वातावरण में परिवर्तन के कारण आती हैं। ये वो विभिन्नताएं हैं जो वातावरण में परिवर्तन के कारण आ जाती हैं, वेरिएशंस के कारण आ जाती हैं। ये अस्थायी होती हैं। ये कैसी होती हैं? अस्थायी होती हैं। इट इज अनस्टेबल। ठीक है। अच्छा, ये वाली ऊपर वाली कैसी थी? ये हमारी स्थायी थी। अच्छा, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे डीएनए में नहीं है, ये हमारे डीएनए में नहीं आई है। ये हमारी जो है शारीरिक जो संरचना है या जो मॉर्फोलॉजी है, या हमारी कोशिकाओं में जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं, तो उनमें अनुकूलता के दौरान, यानी कि एडेप्टेशन के दौरान ये विभिन्नताएं विकसित हुई हैं, और ये इसी जीवधारी में रहेंगी। जैसे ये जीवधारी नष्ट होगा, ये विभिन्नताएं भी नष्ट हो जाएंगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, जैसे कोई पहलवान है, शुरुआत में जैसे कोई पहलवान है, तो वो पहलवान शुरुआत से तो रहा नहीं होगा। ठीक है। ऐसा तो नहीं उसका जन्म हुआ जो है तो उसने एकदम को उठा, जो मैं पहलवान हूँ, एकदम पहलवानी करूंगा, हट जाओ, लाओ, एकदम जो है लड़ा उससे, तो ऐसा तो है नहीं। उसने बड़ा हुआ, उसके मन में जो है देख कर या जहाँ से भी उसको प्रेरणा मिली हो, तो वहां से जो है उसने सीखा होगा। फिर उसके बाद उसने पूरी जो है उसका अभ्यास लिया, उसकी ट्रेनिंग ली, उसने अपनी मसल्स, मांसपेशियां विकसित की, पहलवानी के जो गुण हैं, जो पैतरे हैं, वो उसने सीखे। सीखने के बाद उसकी जो मांसपेशियां थी वो विकसित हो गई, डेवलप हो गई, उसका शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट हो गया। तो वो उसने सीख ली। अब उसी पहलवान की जब संतानें हुई, तो वो पहलवानी के जो गुण थे, जो उसने मांसपेशियां विकसित की, ठीक है, और जो उसने गुण उसने जो सीखे, दाव पेच जो उसने सीखे, वो उसके संतानों में डायरेक्ट थोड़ी ना चले जाएंगे। उसकी संतानों को भी वही चीजें करनी पड़ेगी। उसको भी जो है मतलब पहलवानी करनी होगी, वर्जिश करनी होगी, अपनी मांसपेशियां बनानी होंगी, ठीक है, गुण सीखने होंगे, पैतरे सीखने होंगे। तो वो जो पहलवानी का जो कैरेक्टर उसके जो पिता में था, वो उसने सीखा, लेकिन वो उसकी संतानों में नहीं गया। तो ये विभिन्नताएं उसने विभिन्नताएं उसके अंदर आई हैं, वो कैसी हैं? वातावरणीय विभिन्नताएं। उसने अपना खान पान, रहन सहन, एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है, ये सब अपने वातावरण के अनुसार चेंज किया, वैसे उसका शरीर हो गया, लेकिन वो विभिन्नताएं कैसी रही? उसी तक सीमित रही, उसकी संतानों में नहीं गई। समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल है अच्छा सा, उसको भी समझ लेते हैं। देखो, जैसे क्या देखा होगा, हमारी जो त्वचा का रंग होता है, ह्यूमंस में जो स्किन का जो कलर, वो एक प्रोटीन की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं मिलेनिन प्रोटीन। क्या कहते हैं? मिलेनिन। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, हालांकि इससे तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, मिलेनिन। ये मिलेनिन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। इस प्रोटीन की वजह से ही हमारी त्वचा का रंग होता है ऐसा जैसा हम देख पा रहे हैं। हमारी जो त्वचा का रंग है, ये इसी प्रोटीन की वजह से। अब इसमें कई सारे मतलब जो है क्या होता है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये निर्भर करता है मिलेनिन प्रोटीन के कंटेंट पर, कि मिलेनिन प्रोटीन का कंटेंट कितना है। कंटेंट का मतलब उसकी मात्रा कितनी है हमारे स्किन पे। और स्किन पे जितनी इसकी मात्रा, जैसे यहाँ पे सबसे कम मात्रा, ऐसे समझ ले, जो लोग गोरे होते हैं तो गोरे लोगों में मेलेनिन का कंटेंट कम होगा, और फिर जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे डार्कनेस बढ़ती चली जाएगी। तो मानव जाति में भी जो है कलर को लेके कई सारे वेरिएशन मौजूद हैं। ठीक है। मतलब अधिक गोरे से लेके आपको अधिक काले तक के लोग मिल सकते हैं, और ज्यादा तक तुम्हारे जो मीडियम में यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे देखने को। तो ये सब वेरिएशन क्यों है? मिलेनिन कंटेंट, मिलेनिन प्रोटीन की मात्रा के आधार पर। अब यहाँ पर देखो क्या है, मिलेनिन का जो इसके जो जीन होते हैं वो मल्टीपल जीन होते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म का उदाहरण है। और ये जो जीन होते हैं ये सब डोमिनेंट जीन होते हैं। किसी भी जीवधारी में इन डोमिनेंट जीन्स का नंबर जितना ज्यादा होगा, मिलेनिन प्रोटीन उतनी ही ज्यादा संश्लेषित
होगी और वो व्यक्ति का जो रंग होगा उतना ही डार्क होता चला जाएगा। एक तो इसका ये रीजन है कंटेंट बढ़ने, मतलब कंटेंट कैसे बढ़े। दूसरा रीजन इसका ये है वातावरण, ये वाला जैसे जो लोग धूप में काम करते हैं या जो लोग सनलाइट के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, सनलाइट के एक्सपोजर में रह के काम करते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे जो है कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, यानी उनका जो त्वचा का रंग है वो काला होता चला जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है मिलेनिन का कंटेंट उनमें बढ़ जाता है, क्योंकि मिलेनिन को संश्लेषित करने वाले जो जीन्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और हाइपर एक्टिव होकर ज्यादा प्रोटीन बनाते हैं। ये भी एक अनुकूली कैरेक्टर है, अनुकूलता के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि ज्यादा धूप में काम कर रहे हैं, ज्यादा धूप में काम करने से सनलाइट से आ रही हैं यूवी रेस, वो यूवी रेस हमारे जो स्किन सेल्स हैं, जो एपिडर्मल सेल्स हैं, उनमें मौजूद डीएनए को डैमेज कर सकता है। तो उस डीएनए को बचाया जा सके, इन खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज से बचाया जा सके, तो इसके लिए मिलेनिन का कंटेंट बढ़ जाता है। मिलेनिन का कंटेंट जितना ज्यादा होगा यूवी रेज स्किन पे पड़ेंगे और एकदम कैसे हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो मिलेनिन का कंटेंट बढ़ने से यूवी रेज के खतरे को कम किया जाता है। तो इसीलिए जो लोग जो है लगातार सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं तो उनमें मिलेनिन का कंटेंट ज्यादा होता है। दक्षिण अफ्रीका के लोग आपने देखे होंगे काले होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर क्या गुजरती है, वहां पे शायद भूमध्य रेखा है, यानी कौन सी रेखा है देख लेना आप लोग, तो वो रेखा गुजरती है, तो वहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो जब सीधी किरणें पड़ती हैं तो इसी वजह से वो लोग ज्यादा सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं, यूवी लाइट उन पे ज्यादा पड़ती है, यूवी रेस, तो इसीलिए उनमें जो है मिलेनिन का कंटेंट ज्यादा रहता है, ताकि उनके डीएनए को डैमेजेस से बचाया जा सके। इंग्लैंड के लोग हैं, गोरे लोग हैं, अंग्रेज जिनको कहते हैं, वहां पे क्या है, वहां पे सनलाइट सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, तो इसीलिए वो लोग गोरे होते हैं, उनमें जो मिलेनिन का कंटेंट कम होता है। समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो मिलेनिन का ये जो कंटेंट है यहाँ पे मैं समझाया, ये कैसा है, वातावरणीय विभिन्नता में आएगा। अब जैसे हम ही लगातार जो है सनलाइट के एक्सपोजर में रह के काम करने लगे, तो धीरे धीरे एक समय के बाद, महीना 2 महीना 6 महीने बाद हमारे शरीर में भी मिलेनिन का कंटेंट बढ़ जाएगा। लेकिन जो संतानें होंगी, आगे आने वाली जो जनरेशन है, उनमें वो बढ़ा हुआ कंटेंट वैसा स्किन का कलर नहीं जाएगा। समझ पा रहे होंगे बात को। तो ये बात हमने उदाहरण से समझाई है, तो उदाहरण से चीजें जल्दी आप लोगों की समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 प्रकार की विभिन्नताएं हमने जानी, आनुवांशिक विभिन्नताएं और वातावरणीय विभिन्नताएं। आनुवांशिक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहेंगी और वातावरणीय विभिन्नताएं उसी जीवधारी तक सीमित रहेंगी, वो अस्थायी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्नताओं का महत्व देखें, क्या इनका महत्व है, इनके महत्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, इनसे नए लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा विकास भी होता है। विभिन्नताओं का मतलब ये है, इनसे नए लक्षणों का विकास होता है। अगर भिन्नताएं आएंगी तो इससे जीवधारी में नए नए वेरिएशंस आएंगे। वेरिएशंस ऐसे आ सकते हैं, ज्यादातर जो वेरिएशंस आएंगे वो वातावरण के अनुकूल होंगे, ताकि उस जीवधारी की जो सर्वाइविलिटी है, जो उसके रहने की, जीवित रहने के जो चांस है वो बढ़ जाए, वैसे वो अनुकूलन उसमें आएंगी, वैसी विभिन्नताएं आएंगी। तो इससे क्या होगा, इससे विकास भी होगा, इससे मतलब आगे का इवोल्यूशन होगा। अगर कोई कैरेक्टर ऐसा डेवलप हो गया जो जीवधारी के लिए लाभदायक है, जीवधारी जिस एनवायरमेंट में रह रहा है वो उसके सर्वाइविलिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो कैरेक्टर जो है आगे जो है चूज कर लिया जाएगा नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, और उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है फिर पास ऑन किया जाएगा। अगर वो आनुवांशिक है तो आई बात समझ में, ध्यान रखना भाई, आगे पास आउट होगा जो आनुवांशिक है। ये जीवों में अनुकूलन पैदा करती हैं, हमने बताया, ठीक है, अभी हमने यही बात एक्सप्लेन की, यही पॉइंट। इसके कारण ही प्रत्येक जीव अपनी पहचान पाता है, पहचान भी पाता है, ठीक है। प्रत्येक जीवधारी को यह आनुवांशिक लक्षण उसमें डेवलप हो गया जो है, जो औरों से भिन्न, तो उसमें एक अपनी एक आइडेंटिटी उसकी बन गई। यह नई जाति की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक होती है। इसी से जो है नई जाति की उत्पत्ति होती है एवं विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यह जीवों को विकासीय रूप से प्रगतिशील रखती है। नई नई विभिन्नताओं के आने से जीव लगातार अपने आप को विकसित करते रहते हैं, क्योंकि जो हमारा वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, ये कैसा है, चेंजेबल है। इसमें समय के साथ
मतलब चेंजेस आते रहते हैं। और जीवधारी को अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है उस वातावरण में, तो उसको भी अपने आप को वातावरण के अनुकूल डालना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसे अपने हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। समझ पा रहे हैं? तो यही चेंजेस क्या होंगे, विकासीय रूप से प्रगतिशील होंगे। समझ पा रहे हैं? अब कोई मतलब विभिन्नता है, जैसे कोई विभिन्नता जो है वातावरणीय है, और वो वातावरणीय विविधता वहां के एनवायरमेंट के अनुकूल है, वो विभिन्नता उस जीवधारी के सर्वाइबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो हो सकता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, वो वही स्थायी हो जाए, वही आनुवांशिक ट्रेट्स के रूप में बन जाए, उसके डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए कि वही वाला जो पहले वातावरणीय कारकों की वजह से थी, अब भाई उसके जीन्स में चेंज आ गए, तो वो परमानेंट हो सकती है। समझ पा रहे हैं? अगर उसकी जो है सर्वाइबिलिटी जब बढ़ रही है, अगर उस विविधता के रहने से उस जीवधारी की सर्वाइबिलिटी बढ़ रही है, जीने के चांस बढ़ रहे हैं, उसको अनुकूलता प्रोवाइड कर रही है, तो वो आनुवांशिक भी हो सकती है आगे आने वाले समय में। समझ पा रहे होंगे बात को? चलिए अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। देखें, विभिन्न तकनीकी शब्द। अब यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के तकनीकी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिकता को पढ़ने से पहले, जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले आनुवांशिकता में जो टर्मिनोलॉजीज है, जो बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में हमें बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक इन तकनीकी शब्दों को, टेक्निकल वर्ड्स को हम नहीं जानेंगे, तब तक हमारे आनुवांशिकता समझ में नहीं आने वाली है। बाद बाकी हम इतना यहाँ पर एक आपको जो है पूर्ण रूप से जो है मतलब बता देते हैं कि इस लेक्चर को अटेंड कर लेने के पश्चात आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आउट कर पाएंगे, बशर्ते आप इस लेक्चर को पूरा देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। आगे आने वाले समय में इस बायोलॉजी से मतलब टॉपिक से, बायोलॉजी से जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी को यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। जितना भी हम यहाँ पे पढ़ा देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हम कंटेंट अपनी मेहनत से तैयार करके लाते हैं, वो पूरा एक मतलब जो है रिसर्च बेस्ड होता है, पूरी एनालिसिस करके लाते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उतना ही यहाँ पर काम लेके आते हैं जितना पढ़ लेने के बाद आप इजिली अभी तक परीक्षा में पूछे गए पीवाईक्यूज को इजिली सॉल्व आउट कर पाए, और आगे भविष्य में भी जो भी पेपर्स होंगे, उन पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, पहला विभिन्न तकनीकी शब्द यानी कि टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे। देखो, पहला हमारे सामने एक टर्म है कारक। पहला क्या है? कारक। कारक क्या होता है? कारक, देखो हम जानते हैं कि आनुवांशिकता के जो पिता हैं वो जेनेटिक्स हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, वो ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। मेंडल ने जब अपने प्रयोग मटर के पौधों पर किए 1856 से लेकर 1864 तक, तो उन्होंने वो कारक जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं, या जिन कारकों की वजह से वो आनुवांशिक लक्षण स्थानांतरित होते हैं, जो उस आनुवांशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी, उसे मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया। किसका नाम दिया? फैक्टर। किसका नाम दिया? फैक्टर का नाम दिया। या इसी को इन्होंने यूनिट का नाम दिया। किसका नाम दिया? यूनिट। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाले, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले उन घटकों को क्या नाम दिया? फैक्टर या यूनिट्स का नाम दिया। वर्तमान समय में जब इन्होंने मतलब इतना प्रयोग किया, तब तो इतनी जेनेटिक्स डेवलप थी नहीं, इन्होंने नींव रखी। वर्तमान समय में इन्हीं फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। जीन्स हम जानेंगे जीन्स क्या होता है। तो वर्तमान समय में इन्हीं फैक्टर्स को या इन्हीं यूनिट्स को हम जीन्स के नाम से जानते हैं। जीन्स शब्द जो है सन 1909 में जो है जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। और मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए हैं, सो ध्यान रख सकते हैं 1856 से लेकर 1864 के दौरान लगातार 8 वर्षों तक इन्होंने अपने प्रयोग किए। तो उन्हीं को हम देखते हैं। देखो, किसी भी आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली संरचना को या घटक को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वर्तमान में इन्हीं कारक को जीन कहा गया है। क्या कहा गया है? जीन कहा गया है। जीन शब्द जो है वो 1909 में, ध्यान रखिए, जोहानसन एक वैज्ञानिक थे, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया।
ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। 1909 में जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया। ठीक है, जाफर जॉनसन, जाफर जीन, ऐसे ध्यान रख सकते हैं अगर बाई चांस भूल रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले घटक को या रचना को क्या कहा गया, क्या कहा गया, कारक कहा गया। कारक मेंडल ने कहा था, बाद बाकी वर्तमान समय में इनको हम जीन कहते हैं। ठीक है, देखें अगली जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, युग्म विकल्पी। क्या है युग्म विकल्पी, क्या होते हैं देखो, असल में होता क्या है कि किसी भी आनुवांशिक लक्षण को, कोई भी हमारा आनुवांशिक लक्षण होता है, कोई भी जेनेटिक ट्रेट होता है, उसके कम से कम दो वेरिएंट होते हैं, दो वैकल्पिक रूप होते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, चीजें जल्दी समझ में आएंगी। देखो जैसे मान के चले पौधों में लंबाई, पौधों में लंबाई, हम यहाँ पे मान के चलते हैं पौधों में लंबाई। ठीक, लंबाई अपने आप में एक जेनेटिक ट्रेट है। लंबाई अपने आप में क्या है, एक जेनेटिक ट्रेट है, एक आनुवांशिक लक्षण है। इस लंबाई के दो वेरिएंट हमको देखने को मिल सकते हैं, दो वैकल्पिक रूप। कैसे, देखो लंबाई में या तो पौधा हमारे सामने लंबा होगा, ठीक है, चरम वाले, पीक वाले, सबसे मतलब जो है बेसिक वाले, एडवांस वाले, इनको डिस्कस करेंगे। हालांकि मध्यवर्ती हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले जो वेरिएंट है उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लंबाई में या लंबा हो सकता है, या पौधा कैसा हो सकता है हमारा, बौना हो सकता है, यानी कि डॉर्फ हो सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब आनुवांशिक लक्षण एक है लंबाई, ठीक है, उसके दो अल्टरनेटिव रूप हैं, एक लंबापन, एक बौनापन, यानी कि एक टालनेस और एक डॉर्फनेस। ठीक, अब देखो हमने कहा कि प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है, जीन। जैसे मान के चलो एक आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण जैसे हमने उदाहरण दे दिए लंबाई, तो इस आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करेगा जीन। क्या निर्धारित करेगा, जीन निर्धारित करेगा। ठीक, जीन क्या है, चलो जीन को भी यहाँ बता देते हैं। जीन जो है हमारे डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड है, छोटे से छोटा पार्ट है, जो किसी एक आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब जीन कैसे निर्धारित करता है, डीएनए का वह छोटे से छोटा भाग जिसे हम जीन कह रहे हैं, वो एक प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। उस प्रोटीन की वजह से वो आनुवांशिक लक्षण आता है। जैसे अभी हमने बताया था, मिलेनिन वाला एग्जांपल दिया था। मिलेनिन एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बनाया एक जीन ने, और जीन किसका पार्ट है, हमारे डीएनए का। डीएनए कहाँ है, डीएनए हमारे गुणसूत्र में है। गुणसूत्र कहाँ से मिले, गुणसूत्र हमें अपने जनकों से मिले। आगे वही बात। तो मिलेनिन जो कि एक प्रोटीन है, वो हमारे एक आनुवांशिक लक्षण को ही तो निर्धारित कर रही है। भाई हमारी त्वचा का रंग कैसे होगा, ये किसने निर्धारित किया, प्रोटीन ने। प्रोटीन को किसने बनाया, जीन ने। आई बात समझ में। तो आनुवांशिक लक्षण कौन निर्धारित करता है, जीन निर्धारित करता है। अब आनुवांशिक लक्षण के दो वेरिएंट होगा, एक लंबापन, एक बौनापन। कलर को लेके भी दो हम बता सकते हैं, लेकिन होते बहुत है इंटरमीडिएट, लेकिन दो मान लेते हैं भाई। कलर को लेके या तो गोरा या काला, लेकिन मध्यवर्ती वाले ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे गोरा, और यहाँ पे बिल्कुल एकदम काला, ये चरम वाली कंडीशन हो गई, या तो चरम पे काला या चरम पे गोरा, लेकिन इंटरमीडिएट ज्यादा मिलते हैं। समझ पा रहे होंगे। तो इनके कई मतलब जो है वेरिएंट है, लेकिन ये सब चीजें हमारी मतलब मेंडल्स के जो लॉ है उनके बाद की जो एडवांस चीजें हैं वहां पे उनको डिस्कस करते हैं। समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो गोरा और काला यहाँ पे दो वेरिएंट हो गए, यहाँ पे लंबा और बौना दो वेरिएंट हो गए। तो दो वेरिएंट हैं एक ही आनुवांशिक लक्षण के, दो भिन्न प्रारूप हैं। तो इनको निर्धारित करने वाले जीन भी दो होंगे, इनको निर्धारित करने वाले जीन भी दो होंगे। तो देखो इसी का जीन भी दो होंगे। जैसे मान के चलो इस लंबाई को निर्धारित करने वाला एक जीन है, उसको हम इंग्लिश के अल्फाबेट टी से डिनोटेड किए दे रहे हैं, टी से प्रदर्शित किए दे रहे हैं। अब इसके दो रूप होंगे, एक होगा प्रभावी, एक होगा अप्रभावी, यानी कि एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होगा, आगे की स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आप हम थोड़ा बता देते हैं। डोमिनेंट देखो जो जीन होता है वो अपने आप को इटसेल्फ उस संतान में अपने लक्षण को प्रकट करेगा, और जो रिसेसिव वाला होगा वो नहीं कर पाएगा।
समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो अपने आप को जो अपने लक्षण को प्रकट कर ले वो है डोमिनेंट, और जो ना कर पाए वो है रिसेसिव। अभी हालांकि समझ में ना आया हो तो टेंशन ना ले, आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें हम बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि लंबाई को निर्धारित करने वाले जीन को हमने दर्शाया कैपिटल टी से। अब अगर जो है ये डोमिनेंट जीन है तो इसको कैपिटल टी से दर्शा देंगे, और अगर ये रिसेसिव है तो इसको स्मॉल टी से हम दर्शा देंगे। समझ पा रहे होंगे बात को। तो अगर डोमिनेंट है तो कैपिटल टी, और अगर रिसेसिव है तो स्मॉल टी से दर्शाएंगे। तो देखो एक जीन के दो वेरिएंट हैं, एक जीन के दो वेरिएंट हैं, जैसे कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो ये दो वेरिएंट हो गए। तो एक आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक ही जीन के दो वैकल्पिक रूप, एक ही जीन के दो वैकल्पिक रूप यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एलिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिल। जैसे ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी एक दूसरे के लिए एलिल हैं। क्या है, एलिल। इनको एलिलोमॉर्फ्स भी कहते हैं। हिंदी में इनको हम युग्म विकल्पी के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं, युग्म का मतलब जोड़ा। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, विकल्पी मतलब विकल्प, या तो ये या तो ये। समझ पा रहे होंगे बात को, ठीक। तो देखो भाई लिखा है कि एक ही गुण के दो वैकल्पिक स्वरूपों के आनुवांशिक कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहते हैं। एक दूसरे का हम क्या कहते हैं, एलिल कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एलिल हो गए। एक ही लक्षण निर्धारित कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने जैसे कैपिटल आर ले लिया, मटर में हम पढ़ेंगे कैपिटल आर जीन से डिनोट कर देते हैं, मतलब उसके बीजों के आकार के लिए, गोलाकार के लिए, ठीक है। गोलाकार जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और जो झुर्रीदार होता है वो अप्रभावी होता है, जिसको स्मॉल आर से दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे के एलिल हो गए। अब जैसे यहाँ पे हम ले लें जैसे कैपिटल आर और कैपिटल टी और कैपिटल आर, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के एलिल है, तो ये दोनों एक दूसरे के एलिल नहीं। क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित कर रहे हैं। ये लंबाई को निर्धारित करेगा, ये बीजों के मतलब जो आकार को निर्धारित कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के एलिल नहीं है। एक ही आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित कर रहे हैं, तभी वो एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, एलिल कहे जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये हमारे क्या हो गए, एलिल हो गए। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस कंडीशन। चलो अच्छा इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक चीज और बता देते हैं। देखो मानव जाति में उदाहरण हम ले लेते हैं और सभी चीजों को एक साथ यहाँ पे मतलब समझाई देते हैं, उसके बाद स्लाइडों में सब लिखा है, आप स्वयं पढ़ लें, हम अपने हिसाब से इसको बताए दे रहे हैं। देखो मानव जाति में 2n नंबर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n बराबर 46। जाओ जरा इसमें एक स्लाइड निकालें। देखें इसमें, देखें देखो मानव जाति में ह्यूमन स्पीसीज में 2n बराबर, मानव जाति में 2n बराबर कितने हमने क्रोमोसोम बताए, 46। यानी कि मानव जाति में 2n बराबर 46 गुणसूत्र होते हैं। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा 46 गुणसूत्र होते हैं, ये पेयर में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे गुणसूत्र आप देख भी पा रहे होंगे, ये हमारे क्या है, गुणसूत्र हैं। देखो ये सब गुणसूत्र लगे हुए हैं। ये एक सिंगल यहाँ पे गुणसूत्र यहाँ पे हमने शो कर रखा, ये गुणसूत्र दिख रहा है। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं ये पेयर में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, पेयर में। पहली बात तो ये है कि एक सिंगल गुणसूत्र होता है ऐसा। ये जो यहाँ पर आप गुणसूत्र देख पा रहे हैं ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, रेप्लिकेटेड गुणसूत्र है। यानी कि इसमें और इसमें क्या है, इसमें उसमें अंतर है। जैसे ये यहाँ पर ऐसे करके दो हम बनाए दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर है, ये अनरेप्लिकेटेड है और ये रेप्लिकेटेड है।
रेप्लिकेटेड का मतलब ये है कि एक ही जैसे दो गुणसूत्र हैं, आइडेंटिकल है, फोटोकॉपी है। जैसे मान के चलिए आधार कार्ड हम ले लें और एक आधार कार्ड सिंगल ही है हमारे सामने, ठीक है, ओरिजिनल, और उसी की फोटोकॉपी करा लें तो दो हमारे सामने हो गए, एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। तो वैसे ही मान लें ये यहाँ पे हमारे जो है आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी है और ये यहाँ पर ओरिजिनल प्लस उसकी फोटोकॉपी है, तो दोनों कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो ये अनरेप्लिकेटेड है, ये रेप्लिकेटेड है। जब हमारी कोशिकाएं डिवाइडिंग स्टेज में होती हैं, यानी जब हमारी कोशिकाएं डिवीजन में जो गुजरती हैं, डिवीजन करने वाली होती हैं, चाहे वो समसूत्री कोशिका विभाजन करें या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करें, तो ऐसी कंडीशन में कोशिकाएं सबसे पहले अपने गुणसूत्र को क्या करती हैं, डबल करती हैं। जैसे 2n बराबर 46 है तो ये 92 कर लेंगे, कितना कर लेंगे, 92, ताकि जो है जब दो कोशिकाएं बटे तो आधा आता बंटवारा हो सके, 46 इस तरफ 46 इस तरफ जा सके। समझ पा रहे होंगे बात को। अच्छा, अब हमने कहा कि मानव जाति में 2n बराबर 46 गुणसूत्र हैं और ये पेयर में है, ठीक है। पेयर देखो कैसे लगे होते हैं, पेयर यहाँ पे हम आपको लगा के दिखा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर सब चीजें एकदम बेसिक से बताएंगे, ठीक है, दिमाग में ध्यान से सुनते रहे बस हमारी बातों को। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके समझ में ना आए और भी आप यहाँ से जो है अच्छे स्कोर ना कर पाए, समझ ना पाए। देखें, अब ये हमारे गुणसूत्र पेयर में लगे, कैसे लगे, पेयर में। ऐसे कितने पेयर है, 46। जैसे एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कप ले लें, हमारे घरों में चाय पीने वाले कप होते हैं, तो प्रत्येक कप के दो दो सेट बना लें, जैसे दो कप यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, ऐसे 46 बना लें। तो मानव जाति की प्रत्येक कोशिका में ऐसे 46 हैं। कितने हैं, 46। 46 कितने हैं, पेयर है, 2n बराबर 46। समझ पा रहे होंगे, यानी कि 2n बराबर 46 गुणसूत्र हैं। ऐसे हमारे जो है सेट लगे हुए हैं। सेट कितने होंगे, 23, लेकिन गुणसूत्र कितने होंगे, 46। ये बात ध्यान रखनी है। सेट कितने होंगे, 23 होंगे, लेकिन गुणसूत्र टोटल तो 46 होंगे ना, क्योंकि एक सेट में दो है, ठीक है। अब पेयर में ऐसे गुणसूत्र लगे तो एक बात ध्यान रखो कि पेयर का एक गुणसूत्र हमें अपनी मदर से मिलता है और एक गुणसूत्र हमें अपनी फादर साइड से मिलता है। कैसे मिलता है इस बात को आप समझ पा रहे हैं, इसके लिए आपको हम थोड़ा लैंगिक जनन की तरफ लेके चलते हैं। देखो, जब लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। इसमें जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है, मेल गैमीट है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होते हैं गैमीट, सारे हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है। और जो ओवा है, जो ओवम सेल्स है, ये भी हमारी हैप्लॉइड है, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर n है। क्योंकि ये जो गैमीट्स होते हैं, चाहे मेल गैमीट्स हो या फीमेल गैमीट्स हो, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये बनते हैं। अब इन गैमीट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। युग्मक संलयन या निषेचन कहते हैं। युग्मक संलयन के फलस्वरूप एक संरचना बनती है, इसका नाम सुना होगा, इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। कोई भी जीवधारी जो लैंगिक जनन से बनता है, किससे बनता है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप रिप्रोड्यूस होता है, उसके विकास के लिए बनी प्रथम कोशिका जो होती है उसको जाइगोट ही कहते हैं। जब हम सबसे पहले बनते हैं तो सबसे पहले क्या बनी थी, एक कोशिका ही बनी थी। जब हम सबसे पहले बने थे तो सबसे पहले एक कोशिका बनी, तो उस कोशिका का नाम क्या था, जाइगोट। तो उस समय उस कोशिका को कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन आज हम इतने बड़े हो गए कि दुनिया देख पा रही है। बात को समझ पा रहे होंगे। तो जाइगोट यानी कि 2n, ये एक द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड सेल्स है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 2n। आया समझ में। तो इसमें देखो क्या हुआ, n n का मतलब ये है, जैसे n नंबर में इसमें होंगे 23 गुणसूत्र और इसमें भी होंगे n नंबर में 23 गुणसूत्र। 23 यहाँ से आए, 23 यहाँ से आए, 2n बराबर कितने हो गए, 46 हो गए। तो ये हमारी ऐसी क्या बन गई, ये कोशिका बन गई। समझ पा रहे होंगे बात को। तो ऐसे 23 यहाँ से आ गए, 23 यहाँ से आ गए। अब एक जैसे जो गुणसूत्र थे, एक जैसे गुणसूत्र का मतलब ये होता है कि वे गुणसूत्र जिनमें सेम आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाले कारक यानी कि जीन मौजूद हो, उनको कहते हैं सेम गुणसूत्र। और बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम समजात गुणसूत्र कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो जिनमें एक ही आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन मौजूद हों, उनको क्या कहते हैं, होमोलोगस गुणसूत्र कहते हैं। और होमोलोगस गुणसूत्र ही पेयरिंग करते हैं। अब ये नहीं 23 यहाँ से आ गए, 23 यहाँ से रैंडम जो है
अपनी इच्छा अनुसार उल्टे सीधे कोई भी पेयर बना लिए, नहीं, ये पेयरिंग भी स्पेसिफिक होगी। एक ही आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाले एक जीन के जो दो वैकल्पिक रूप, ठीक है, जो दो भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होंगे, लोकेटेड होंगे, बस वही पेयरिंग करेंगे। इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे यहाँ पे मान के चलो इस लोकाई पर हमारे कलर को निर्धारित करने वाला एक जीन मान लो, कोई भी मान लो, अहम मान लो, चलो अहम यहाँ पे लगा है, तो सेम क्रोमोसोम के इसी स्थान पर, इसी लोकस पर, ठीक है, दूसरा लगा होगा सामने। अब वो हो सकता है कि तुम्हारे जो है कैपिटल एम ही हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है इसका जो है रिसेसिव जो है फॉर्म हो, मतलब स्मॉल एम हो, लेकिन होगा इसी का, अल्टरनेटिव मिलेंगे। आई बात समझ में? तो ऐसे जो गुणसूत्र होंगे जो पेयरिंग किए होंगे वो एक दूसरे के लिए कैसे होंगे, होमोलोगस। होमो का मतलब सेम और लोगस का मतलब स्थान, यानी कि जब गुणसूत्र के एक ही स्थान पर समान आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन स्थित हों तो ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर ये गुणसूत्र ऐसे पेयरिंग में लगे हुए हैं, इस तरीके से इनकी पेयरिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जानकारी दी। ठीक, चलिए अच्छा आगे देखते हैं। 2n बराबर 46 हमने बता दिया, और ये हमने बताया कि यहाँ पे ये अनरेप्लिकेटेड है, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। और यहाँ पे हमने बताया कि जो प्रत्येक जीवधारी को आधे गुणसूत्र अपने फादर साइड से और आधे गुणसूत्र अपनी मदर साइड से प्राप्त होते हैं। गुणसूत्र ये पेयर में लगे रहते हैं। ठीक है, पेयर के दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं, एक दूसरे के लगभग आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मींस एक ही आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन पर लोकेटेड होंगे। ठीक है, यानी कि एलियंस लगे होंगे, जैसे यहाँ पर कैपिटल एम या स्मॉल एम, तो हो सकता है यहाँ पे दूसरे आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाला यहाँ पे कैपिटल आर हो, यहाँ पे स्मॉल आर हो, यहाँ पे जो है मान के चलो कैपिटल ए हो तो यहाँ पे स्मॉल ए हो, इस तरीके से सेम लगे होंगे। तो ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अच्छा, अभी तो खैर इतना ही है, और भी होगा तो उसको आगे भी आपको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या बताया, एलियंस बताए। ठीक है, एलियंस। चलो अच्छा, यहाँ पे एक बात और बता देते हैं। देखो, अब हमने बताया कि एलियंस क्या होते हैं, एक ही आनुवंशिक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक ही जीन के दो वैकल्पिक रूप एक दूसरे के एलिल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये एक दूसरे के लिए क्या है, एलिल है। क्या है, एलिल है। अच्छा, हम लोगों में एलिल ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एलिल। मतलब हम लोगों में एक जीन की दो कॉपी मिलेगी। प्रत्येक जीवधारी में, अगर वो जीवधारी द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, उसकी प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम पेयर में लगेंगे, डिप्लॉयड है, तो उसमें एक जीन की दो कॉपी मिलेंगी। अब वो कॉपी या तो समान हो सकती हैं या अलग अलग हो सकती हैं। समान का मतलब ऐसे मान ले, अगर जैसे मान के चले कैपिटल टी, ठीक, एक इसकी कंडीशन ये बन सकती है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, एक ये बन सकती है स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये तीन ही दशाएं बन सकती हैं। भाई एलियन दो हैं, हमारे सामने कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। अब इसकी तीन ही तो अवस्थाएं बन सकती हैं, या तो ये दोनों एक जैसे हों, कैपिटल टी, या स्मॉल टी हो, या एक कंडीशन ये बन सकती है एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी है। अब यहां से चीजें क्लियर करें। देखो, जब पेयर में मौजूद एलिलिक पेयर में मौजूद दोनों जीन एक जैसे हो, कैसे हो, एक जैसे हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं समयुग्मजी। क्या कहते हैं, समयुग्मजी, इसको कहते हैं समयुग्मजी। इंग्लिश में इसको कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। और जब अलग अलग हो, ये भी होमोजाइगस में, और जब अलग अलग हो, जैसे ये वाली जो कंडीशन देख पा रहे हैं, ये है विषम युग्मजी। ये कैसी है, विषम युग्मजी। इंग्लिश में इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। बात को समझ पा रहे होंगे, बहुत सरल है, कुछ नहीं। ठीक है, तो जब पेयर में लगे दोनों गुणसूत्र आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, तो होमोजाइगस, और जब अलग अलग हो तो हेट्रोजाइगस। अच्छा, हम लोगों में या तो होमोजाइगस होंगे, ठीक है, हम लोग किसी एक जीन को लेके जो एलिलिक पेयर होगा, या तो वो एलिलिक पेयर होमोजाइगस कंडीशन में होगा,
या वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, या तो दोनों जीन हमारे डोमिनेंट वाले होंगे या हमारे पास रिसेसिव वाले होंगे। बस पेयर में होंगे तो एक जीन हमें अपने मदर मतलब फादर साइड से मिलेगा और एक जीन हमें अपने मदर साइड से मिलेगा। ये दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इस बात को यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो समयुग्मजी विषमयुग्मजी क्या है ये भी हमने समझा दिया, एलिल क्या है ये भी हमने बता दिए। ठीक, अच्छा ये बात समझ गए। ठीक है, चलिए अब आगे स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारी चीजें काम की। इसको सेव किए लेते हैं। देखें कारक समयुग्मजी, हाँ युग्म विकल्पी। देखो ये बात हमने समझाई समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस हमने बता दिया। अब देखो एक द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों युग्म विकल्पी एक समान होते हैं यानी कि आइडेंटिकल हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि दोनों जीन एक जैसे हो, यानी कि हमें अपने जनकों से दोनों जीन एक ही जैसे मिल जाएं, यानी कि मदर से भी डोमिनेंट आ जाए, फादर से भी डोमिनेंट आ जाए, या मदर से भी रिसेसिव आ जाए और फादर से भी रिसेसिव आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो जीन हम कहे जाएंगे एलेलिक पेयर के लिए, उसके लिए हम कहे जाएंगे होमोजाइगस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विषम युग्म जी। ठीक है, विषम युग्म जी वही है कि यह एक द्विगुणित अवस्था, वह द्विगुणित अवस्था, ये वो द्विगुणित अवस्था है। देखें हाँ, विषम युग्म जी एक द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों युग्म विकल्पी असमान होते हैं यानी कि नॉन आइडेंटिकल हो, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें। अगला है प्रभावी व अप्रभावी, मतलब जो है एलिल, प्रभावी एलिल और अप्रभावी एलिल, यानी कि डोमिनेंट एलिल या डोमिनेंट जीन भी कह देते हैं और रिसेसिव एलिल। देखें डोमिनेंट क्या होता है, इस बात को भी हम समझा देते हैं, इसको भी समझें। देखो हमने कहा कि एक आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं वो एक आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक यानी कि जीन्स की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स पाई जाती हैं। एक को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल मतलब अल्फाबेट से, साइन कुछ भी ले लें, ए बी सी डी अल्फाबेट में ही लेते हैं। ठीक है, वो ट्रेट के आधार पे लेते हैं कि कैसा ट्रेट है। ठीक है, उसका पहला अल्फाबेट ले लेते हैं जो निकल रहा है। जैसे यहाँ पे लंबेपन के लिए टॉल हम बोलते हैं, इसमें तो टी ले लिया, तो डोमिनेंट है तो कैपिटल टी ले लिया और रिसेसिव वाले के लिए स्मॉल टी ले लिया। ठीक है, लेकिन लेते सेम है, एक पेयर के लिए सेम लेते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे जो है कैपिटल टी ले लिया, दूसरे वाले के लिए उठा के पौने पन के लिए स्मॉल बी ले लिया, नहीं सेम लेना होगा। ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये इन दोनों में से एक होगा प्रभावी, एक होगा अप्रभावी। कैसे होगा, देखो मेंडल के जब हम नियम पढ़ेंगे तो मेंडल्स के नियम में हम जानेंगे। मेंडल का जो पहला नियम है वो इसी नियम पर आधारित इसी पे यह बात हमारे सामने निकल के आई, प्रभावी अप्रभावी वाली। मेंडल का नियम प्रभावता का नियम कहता है कि जब एक ही जाति के दो भिन्न आनुवांशिक लक्षणों वाले नर एवं मादा जीवों के मध्य परस्पर संकलन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न हुई संतानों में केवल एक जनक का ही लक्षण प्रकट होता है। ये बात उन्होंने अपने द्वारा किए गए प्रयोगों में एक्सपेरिमेंट में सिद्ध की। कई बार उन्होंने ऐसा करके देखा तो उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं उनमें केवल एक ही जनक का लक्षण आ रहा है और दूसरे जनक का लक्षण दब रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस जनक का लक्षण दिख रहा था, जिस जनक का जो लक्षण दिख रहा था उस लक्षण को मेंडल ने कह दिया ये प्रभावी लक्षण है और इसको निर्धारित करने वाले कारक को इन्होंने कह दिया प्रभावी कारक, और जो नहीं दिख रहा था, जो छिप गया, जो मास्क हो गया, जो दब गया, उसको कह दिया अप्रभावी लक्षण और उसको निर्धारित करने वाले कारक को कह दिया अप्रभावी कारक। अब कारक की जगह आज हम जीन कहते हैं तो हम कहते हैं प्रभावी जीन, अप्रभावी जीन, तो वही बात यहाँ पे लिखी। तो प्रथम पीढ़ी की संतानों में जो जीन अपने लक्षण को प्रकट करे, अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करे, उसको हम कहते हैं प्रभावी जीन या प्रभावी एलिल, और जो ना कर पाए उसको अप्रभावी एलिल। और जब प्रभावी को हम जो है कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और अप्रभावी को हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रभावी है तो उसको कैपिटल से, अप्रभावी है तो रिसेसिव से। ठीक, तो लिखा है कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है वह प्रभावी, और जो लक्षण छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखें। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, जरा इस बात को भी यहाँ पे डिस्कस किए ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एक दूसरे के एलिल हैं, तो इसने अपने लक्षण को प्रकट क्यों नहीं कर पाया? तो इसका देखो कारण ये होता है, कैपिटल टी से ही बनता है स्मॉल टी। वास्तव में जब रियल में एवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले ये जीन बना, फिर इस जीन में हुआ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन हुआ। उस उत्परिवर्तन की वजह से इसकी जो डिफेक्टिव कॉपी बन गई, जो डिफेक्टिव कॉपी बन गई उसको हमने जो है कह दिया अप्रभावी कारक। कैसा कह दिया? अप्रभावी कारक। अच्छा, प्रारंभ में कोई भी जीवधारी है या नेचर जो है जीवधारियों को जो कैरेक्टर देती है, जेनेटिक ट्रेट्स देती है, वो बेहतरीन कैरेक्टर्स ही देती है। भाई लंबापन ही देगा, ठीक है, नेचर जो है मतलब खराब कैरेक्टर क्यों देगी? ये बाद में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं नेचर के द्वारा। जीवधारियों को प्रारंभिक में विकासीय क्रम के दौरान उत्तम ही कैरेक्टर मिले हैं, लेकिन बाद में उनमें हुए उत्परिवर्तन, म्यूटेशन हुए कई कारणों से। तो म्यूटेशन की वजह से जो जीन की जो डिफेक्टिव कॉपी बन गई, यानी कि उसमें कुछ कमी आ गई। कमी यानी मतलब न्यूक्लियोटाइड का क्रम बदल गया। हालांकि वो ज्यादा डिटेल में जब इसको हम एकेडमिक लेवल पे जाके पढ़ते हैं, जो बच्चे साइंस के हैं तो जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, तो उनको ये चीजें डिटेल में बताई जाती हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव स्तर पे इतना डिटेल में जाते नहीं, तो उतना हम नहीं बता रहे हैं, केवल हल्का फुल्का समझा दे रहे हैं। तो कैपिटल टी जो है स्मॉल टी जो है कैपिटल टी से बना, इसकी डिफेक्टिव कॉपी म्यूटेशन की वजह से बन जाता है। अच्छा, ये जो होती है वो फंक्शनल कॉपी होती है, एक्टिव, ये नॉन फंक्शनल होती है। अच्छा, अब जब फंक्शनल कॉपी मौजूद होगी तो नॉन फंक्शनल कॉपी अपने कैरेक्टर को फिनोटाइप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। अब बाई चांस जब ये नहीं होगा, जब फंक्शनल कॉपी नहीं होगी, तो नॉन फंक्शनल वाली कॉपी का ही कैरेक्टर हमारे सामने निकल के आ जाता है। भाई वो समझ में, क्योंकि ये लंबेपन के लिए ये उत्तरदायी है, लेकिन ये जब होगा नहीं तो पौधा बाय डिफॉल्ट कैसा होगा? बौना होगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसके 3 जीनोटाइप बनते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। इन दोनों कंडीशन में पौधा कैसा होता है? लंबा होता है, यानी कि टॉल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एलिलिक पेयर में इसकी एक ओरिजिनल एक्टिव कॉपी मौजूद है, देखो है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसी वजह से ये पौधा कैसा होगा? बौना हो जाएगा। भाई वो समझ में, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमने थोड़ा इसके बारे में बताया। बाकी आप ध्यान रखें कि जो जीन अपने आप को प्रथम पीढ़ी की संतानों में प्रकट करे उसको प्रभावी जीन तथा उस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो अपने लक्षण को एक्सप्रेस ना कर पाए या प्रभावी जीन की उपस्थिति में जिस जीन का, जिस एलील का प्रभाव दब जाए, उसको कह देते हैं अप्रभावी जीन। भाई बात समझ। चलिए अगला देखते हैं, फिनोटाइप या समलक्षणी। फिनोटाइप या समलक्षणी। देखो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब ये होता है बाहर से दिखने वाला आनुवांशिक लक्षण। कोई भी जीवधारी है, चाहे हम कोई प्लांट ले लें या कोई एनिमल ले लें, तो उस एनिमल में कोई एक कैरेक्टर ले लें, कोई XYZ कैरेक्टर, जो भी आप सोच पा रहे हैं, जो भी आप देखें, उसके बालों का रंग, उसके आंखों का रंग, उसकी नोच का शेप, कानों का, जो भी XYZ, तो वो सब क्या है? वो सब जो आप सोच रहे हैं वो सब होगा तो उसकी आनुवांशिकता की वजह से ही, वो सब उसके आनुवांशिक लक्षण है जो उसे उससे जनकों से मिले हैं। तो जो आनुवांशिक लक्षण हमें बाहर से दिखे, जो आनुवांशिक लक्षण हमें बाहर से दिखे, वह आनुवांशिक लक्षण ही उस जीवधारी का फिनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनोटाइप। समझ पा रहे हैं? मेंडल के ये जो हम नियम पढ़ेंगे तो उसमें फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमो जाएगा, सेट्रो जाएगा, एलेल, और ये डोमिनेंट, रिसेसिव, इन सभी टर्मिनोलॉजीज का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे आपने इन सब चीजों को समझ लिया तो मेंडल के नियम एकदम हलवा हो जाएंगे, एकदम बहुत जल्दी से आपको समझ में आएंगे। अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो वो थोड़ा आपको समझ पाना मुश्किल होगा। तो जो भी हम समझाएं उसको ध्यान पूर्वक सुनते चलें, समझते चलें। तो बाहर से दिखने वाला कोई भी आनुवांशिक लक्षण क्या कहलाता है? फिनोटाइप। बस बात खत्म, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जैसे पौधे की लंबाई, पौधा लंबा है या बौना है। जैसे हमारा कलर, गोरे हैं या काले हैं या इंटरमीडिएट है। जैसे हमारे बालों का रंग, ठीक है, बालों का शेप घुंघराले हैं या सादा है। नोज का शेप क्या है? आंखों का कलर, समझ पा रहे हैं? ठीक है, लंबाई, वेट वगैरह, मेंटलिटी, इंटेलिजेंस, ये सब क्या है जो बाहर से हमें दिख जाए।
जो लक्षण हमें बाहर से दिख रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप कहलाते हैं। किसी भी लक्षण को बाहर से देखने पर जो रूप दिखाई देता है अर्थात बाहरी लक्षण, उसी को क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जैसे लंबापन, बौनापन, लाल, पीला, ठीक है, कोई ले लें, रंग ले लें, लंबाई ले लें, बालों का रंग ले लें, जो भी आप सोच पा रहे हैं आनुवांशिक होना चाहिए बसरते हो, वो सब फिनोटाइप है। हाँ समझ पा रहे हैं। अच्छा आगे अब हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया फिनोटाइप। चलिए अच्छा अगला होगा जीनोटाइप। देखो फिनोटाइप जो होता है वो एलिलिक पेयर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, एलिलिक पेयर से। जैसे मान के चलो हमने कह दिया कि एक पौधा लंबा है, एक पौधा कोई है वो लंबा है, उसके जो उसका जो उसकी जो लंबाई है वो कैसी है, वो लंबा है पौधा, यानी कि वो टॉल है, ठीक है। तो ये तो हो गया फिनोटाइप। ये क्या हो गया, फिनोटाइप। भाई पौधे को हमने देखा और हमने कहा कि हमें एक ट्रेट देखना, इसकी लंबाई, लेंथ देखो, ये लंबा है कि बौना है, तो हमने देखा वो लंबा है, यानी कि हमने उसका क्या देख लिया, फिनोटाइप देख लिया। अब हमसे पूछा कि आप फिनोटाइप, ये जो लंबा है, लंबापन है, ये एक जेनेटिक ट्रेट है। इस जेनेटिक ट्रेट के लिए एक जीन होगा और उस जीवधारी में एक जीन की दो कॉपी होंगी। अब चाहे वो तुम्हारे दोनों एक जैसी हो, चाहे वो अलग अलग हो, या होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, तो लंबेपन के लिए दो ही तो कंडीशन बनेगी, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी या वो सॉरी यहाँ पर देखें, चलो दोबारा देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि पौधा है लंबा, ठीक है, लंबापन, तो ये क्या हो गया, इस पौधे का फिनोटाइप हो गया, ठीक है। अब इस फिनोटाइप को निर्धारित कर रहा होगा एक एलिलिक पेयर, उसके लिए या तो इसमें होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, या इसमें होगा कैपिटल टी। तो यही तो इसके दो मतलब जो है इसका मतलब जीन का कंपोजिशन होगा, यही तो इसमें होंगे, तो और तो कोई संभावना है नहीं। तीसरा वाली जो बनती है ये इसमें पौधा बौना होगा, ठीक है, तो बौना है नहीं पौधा, हमने जो देखा वो लंबा दिख रहा है। तो बाहर से जो हमने पौधे देखा, हमने कहा ये पौधा लंबा है, तो हमने क्या देख लिया, फिनोटाइप देख लिया। अब वो फिनोटाइप किस एलिलिक पेयर की वजह से है, जो उसका इंटरनल जो है वो हालांकि हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको हम देख नहीं पाएंगे, उसको हम जो है एनालिसिस करेंगे, मेजर करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जीनोमिक स्तर पे ले जाके आनुवांशिकी अध्ययन करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि वो मतलब जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी है। समझ पा रहे हैं, या प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है, तो ये बात हमें नहीं दिख रही, लेकिन इतना क्लियर है इन दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन ये हमें दिख रहा है, तो ये हमारा फिनोटाइप है, ये हमारा जीनोटाइप है। बात को समझ पा रहे होंगे कि किसी भी आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करने वाला जो एलिलिक पेयर का जो कंपोजिशन है वो इसका क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। देखें जीन से संबंधित लक्षण, जीनोटाइप, जीन से संबंधित लक्षण, यहाँ पे काफी शॉर्ट में लिख दिया गया, बात बाकी हमने समझाई दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिनोटाइप। चलें अच्छा अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला देखते हैं, अगला देखें। देखो अगला है हमारे सामने संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन एक मानव के द्वारा मनुष्य के देख रेख में पौधों में या जीवधारियों में कराया जाने वाला लैंगिक जनन है। यानी कि जब मनुष्य की देख रेख में एक ही जाति के दो भिन्न जीवों यानी कि नर एवं मादा जीवों के मध्य लैंगिक जनन कराया जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं, वांछित गुणों वाले मनुष्य जो है, जैसे मान के चलो दो पौधे हैं, दो पौधों को एक में हमने ले लिया, एक ही जाति के ले लिए, जैसे मटर के दो पौधे ले लिए, एक ही जाति हो गए, एक को ले लिया एज ए मेल प्लांट, एक को ले लिया एज ए फीमेल प्लांट, और इन दोनों में वांछनीय गुण हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, जो हम चाहते हैं कि जैसे इसके बीजों का रंग ऐसा हो, इसका ऐसा हो, तो हम दोनों को साथ लाना चाहते हैं, एक ऐसा पौधा प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें दोनों ये कैरेक्टर आ जाएं। तो एक ही जाति के दो भिन्न गुणों वाले नर एवं मादा जीवों के मध्य जब लैंगिक जनन कराया जाता है या जब परागण कराया जाता है, तो इसे हम संकरण कहते
है, और ये पूर्ण रूप से मनुष्य की देख रेख में होता है। मनुष्य अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए ये कराता है। मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए सब ऐसे किए संकरण करा के, ठीक है। एक बौना पौधा ले लिया, एक लंबा ले लिया, उसमें कराया, फिर एक ऐसा लिया जिसमें गोल बीज आ रहे थे, एक झुर्रीदार लिया, एक येलो वाला लिया, हरा वाला लिया। तो यही करते रहे अपने, जो आगे जानेंगे उनके बारे में, अपने जो बगीचा था गिरजाघर में, तो यही सब वो काम करते रहे, इधर उधर कराते रहे, ठीक है। लगातार 8 सालों तक वो करते रहे। संकरण देखिए, जब विभिन्न लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस करवाते हैं तो इस विधि को संकरण कहते हैं। तो इसमें क्रॉसवर्ड में लिख दिया है। एक संकर क्रॉस, दो संकर क्रॉस, ये देख लें। जब हम दो पौधे लें, एक ही जाति के, एक को एज ए मेल प्लांट, एक को एज ए फीमेल प्लांट, और एक ही लक्षण को आधार मानकर, यानी एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करें, पहले F1 में, फिर F2, फिर F3, पूरा कैलकुलेशन करें कैसा क्या करेक्टर है, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, ठीक है। तो जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर दो जीवों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं, ठीक है। दो संकर क्रॉस, जब दो मतलब जो है लक्षणों को ध्यान में रखकर, जैसे एक हम ले लें पौधों की लंबाई, लंबा ले लें, एक बौना ले लें, एक ले लें हम बीजों का रंग, या येलो ले लें, एक हरा ले लें, तो ये दो जेनेटिक ट्रेट हो गए। अब इन दोनों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं F1, F2, F3 में, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ पा रहे होंगे इसको, ठीक है। अगला देखते हैं घातक जीन। जीन जो किसी जीव की मृत्यु का कारण बने। घातक जीन क्या होते हैं, हालांकि इससे तो कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बना, लेकिन फिर भी समझ लें, जीवधारियों में कई ऐसे जीन्स होते हैं जो उनके लिए, उनके सर्वाइवल के लिए थोड़ा जो है वो कठिनाई उत्पन्न करते हैं, यानी उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। ये जीन तभी मृत्यु का कारण बनते हैं, ज्यादातर इनके लिए कंडीशनें होती हैं, ठीक है। जैसे कोई एक जीन है कैपिटल ए, ठीक है, तो इस कंडीशन में जब वो आ जाएगा तो घातक हो सकता है, लेकिन जब वो इस कंडीशन में है या इस कंडीशन में तो वो घातक नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में होगा तो वो घातक हो सकता है। तो वो एक अलग टॉपिक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए। बाद बाकी ध्यान रखें कि जीवधारियों में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं, ठीक है। एक विशिष्ट कंडीशन में जब वो एक उनका एक पेयर बनता है या पेयर नहीं बनता है, तो जब उनको एक विशिष्ट टेम्परेचर पे ले जाया जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो घातक हो जाते हैं, उससे जीव की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी सब क्या है, टर्मिनोलॉजीज को पढ़ा। अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ और रह गए, जैसे क्लोन क्या होते हैं। क्लोन क्या होता है, देखो, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनको हम क्लोन कहते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई संतानें अपने जनक जीव के बिल्कुल समरूपी होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, होमोमॉर्फिक होती हैं, क्योंकि उनको एक ही जनक ने बनाया है, और उनके रिप्रोडक्शन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, मियोसिस नहीं हुआ है, जिस कारण जैसा उनके जनक का डीएनए था, जैसा उनके जनक का जो जीनोम था, बिल्कुल वैसा हूबहू उनके पास आ गई। तो इसीलिए वो जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली अपने जनक के जीव के समरूपी हैं, होमोमॉर्फिक है, तो ऐसे जीव क्लोन कहलाते हैं। तो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई संतानों को क्लोन कहा जाता है। अदरवाइज लैंगिक जनन के फलस्वरूप भी क्लोन बनती हैं, जैसे लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो मोनोजाइगोटिक ट्यून्स होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, एक साथ जिन बच्चों का जन्म हो और वो एक ही जाइगोट से बने हो, यानी कि हम शकल हो, ठीक है, हम शकल हो, मोनोजाइगोटिक ट्यून्स हो, तो वो भी एक दूसरे के क्लोन होंगे, क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल एक जैसे, वो आपस में ही क्लोन होंगे, माता पिता के तुलना करने में क्लोन नहीं होंगे, क्योंकि वो लैंगिक जनन से बने, तो उनसे वेरिएशन दर्शाएंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे के क्लोन है, ठीक है। लेकिन जननी क्लोन शब्द जो है, हम एक ही जनक से अलैंगिक जनन द्वारा बनने वाले जीव को क्लोन कहते हैं। प्लाज्मोन क्या होता है, गुणसूत्रों के बाहर स्थित जो मतलब आनुवांशिक पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोन कहते हैं। ये बात ध्यान रख सकते हैं। हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है, यानी कि जो गुणसूत्र है वो हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दो कोशिकांग ऐसे, एक तो हरित लवक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, जिनके पास अपना खुद का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, यानी कि इन दोनों ऑर्गेनल्स के पास भी डीएनए है, ठीक है। तो मतलब गुणसूत्रों के बाहर है डीएनए, मतलब केंद्रक के बाहर जो जीन्स हैं या जो गुणसूत्र हैं, जीन्स हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोन कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारा शुरू होता है मेंडल बाद। यहां से क्या शुरू होता है, मेंडल बाद।
चले देखें मेंडल के बारे में, यहाँ पे देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल की फोटो यहाँ पे हमने जो है लगाई हुई है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल 1857 में इनका जन्म हुआ, 1864 वो 1857 में इन्होंने अपने प्रयोग किए। 1856 या 57 में इन्होंने अपने प्रयोग स्टार्ट किए, 64 तक ये लगातार अपने प्रयोग करते रहे। ठीक है, तो देखें इनके बारे में अपनी तरफ से बता देते हैं कुछ पहले। देखो सर जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इनको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये परीक्षा में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इस बात को ध्यान रखें। अब इनकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, इनकी जो इनका क्या जीवन परिचय है इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल है इनका जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। ये एक धनी परिवार के मतलब जो है धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता जो है वो वकील रहे और शुरुआत से ही जो है इनका पढ़ाई लिखाई में काफी मन रहा। ठीक है, इन्होंने मैथ वगैरह, फिजिक्स वगैरह, ठीक है, बायोलॉजी, तीन विषयों में इनकी काफी कमांड रही। ठीक है, इन्होंने बीएससी वगैरह, पीएचडी वगैरह वहाँ के जो डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, वहाँ के जो विश्वविद्यालय थे तो वहाँ से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई जो स्टडी पूरी की। उसके बाद इन्होंने जो अध्यापन कार्य भी किया, यानी कि इन्होंने जो है कई वर्षों तक जो है वहीं के एक कॉलेज में जो है एज ए टीचर अपनी सेवाएं भी दी। वहाँ पर जो भी इनके पास नॉलेज थी मैथ की, फिजिक्स की या बायोलॉजी की, तो उनको जो है इन्होंने अपने एज ए अध्यापक के रूप में बच्चों में जो है वितरित किया, उसको जो है समझाया, पढ़ाया, लिखाया। तत्पश्चात ये जो है गिरजाघर, ये गिरजाघर था वहाँ का जो है, तो गिरजाघर में ये पादरी हो गए। पादरी आप समझ पा रहे होंगे, जो लोग ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं चर्च में, तो चर्च के जो लोग होते हैं इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ईसा मसीह टाइप के। तो गिरजाघर में पादरी हो गए और पादरी होने के बाद चूंकि इनको तो नॉलेज थी, बायोलॉजी फील्ड के थे और मैथ और फिजिक्स इन सभी की इनको नॉलेज थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है गिरजाघर के बाहर जो बगीचा था, जो गार्डन था, वहां पे मटर होती थी, मटर को उगाया जाता था। तो इनका जो दिमाग था जो साइंटिफिक तरीके से थोड़ा ये चलता था, ये सोचते थे, विचार विमर्श करते थे कि ये मटर का पौधा है, ये लंबा है, ये बौना है, ऐसा क्यों है, इसमें जो है बीजों का रंग ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसके बीज गोल है, इसके बीज झुर्रीदार है, तो ऐसा क्यों है। तो ये मतलब जो है जब खाली होते थे तो बाहर बैठते थे, तो इनके दिमाग में यही सब बातें चलती रहती थी। बाद बाकी इन्होंने पूरा रिसर्च कर रखा था, नॉलेज थे इनके पास जो है, तो इन्होंने क्या किया, प्रयोग जो है प्रारंभ किए और लगातार 1856-57 से लेके 64 मतलब जो है वर्षों 64 मतलब 1864 तक ये अपने प्रयोग करते रहे। तो इन्होंने मटर के पौधे पर कई सारे प्रयोग किए 8 वर्षों तक। 8 वर्षों तक प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपने 3 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें हम मेंडलवाद या मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। हालांकि उस समय जो इन्होंने प्रयोग किए वो तत्कालीन वैज्ञानिकों ने, तत्कालीन साइंटिफिक कम्युनिटी ने इनके किए गए प्रयोगों पर कोई इनको तवज्जो नहीं दिया। इसके कई कारण रहे, समझ पा रहे होंगे। जैसे इन्होंने जो अपने प्रयोग किए वो ऐसी पत्रिका में प्रकाशित कराए जो वहां के उस समय के तत्कालीन साइंटिफिक ग्रुप जो थे बहुत कम पढ़ते थे, उस पर ज्यादा लोग उसको नहीं पढ़ते थे, अन्य जो पत्रिकाएं थी प्रचलित थी उनको पढ़ते थे। दूसरा, इन्होंने अपने प्रयोग में बायोस्टैटिक्स का प्रयोग किया था, यानी कि मैथ का प्रयोग किया था, और मैथ का प्रयोग, बायोस्टैटिक्स का प्रयोग उस समय के वैज्ञानिक ज्यादा करते नहीं थे, ज्यादा उसके बारे में जानते नहीं थे, तो उनके समझ के परे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे इनके प्रयोगों को, जो इन्होंने मतलब ब्रीफली उसमें डिस्कस किया था। तीसरा पॉइंट, उस समय विकासवाद चल रहा था, डार्विन का जो है डार्विनवाद आया था, डार्विनिज्म आया था, नेचुरल सिलेक्शन आया था 1859 में ही, ठीक है। तो वो जो है मतलब चर्चा का विषय बना हुआ था, ज्यादातर जो है उसी पे चर्चा चल रही थी, इस पे ध्यान कम गया। बाद में जब हमारे ये मेंडल साहब जो है ये इनकी एक्सपायर हो गए, ये मर गए, तो बाद में 3 वैज्ञानिक आए, अलग अलग वैज्ञानिक से, एक जर्मनी के थे, एक हॉलैंड के थे और एक और किसी देश के थे, ह्यूगो डी व्रिस थे, एक सारमार्क थे और एक कोई और थे, 3 वैज्ञानिक थे कुल मिला के। तो उन 3 वैज्ञानिकों ने अपने अपने रिसर्च लैब में अलग अलग जो है प्रयोग किए, क्योंकि उन्होंने उनकी इस जर्नल को, इस पत्रिका को पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने स्वयं भी प्रयोग किए। तो प्रयोग करने के बाद वो भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचे जिस निष्कर्ष पर मेंडल पहले ही पहुंच
चुके थे। बाद में फिर एक साइंटिफिक कम्युनिटी को इकट्ठा किया गया, मीटिंग हुई, वहां पे ये सब बातें रखी गई। तो बाकायदा इनको जो है बाइज्जत जो है अच्छे से मतलब जो है सभी लोगों ने समझा कि उस समय हमने मेंडल को कोई तवज्जो नहीं दिया। उस समय जो मेंडल कह रहे थे वो सभी बातें कैसी थी, सही थी। तो फिर बाद में इन्हें जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा दिया गया, इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा गया। आई बात समझ। चलिए आगे अब देख लेते हैं इनके बारे में जो हमने बताया। देखें, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ये गणित के प्राध्यापक के साथ ऑस्ट्रिया के चर्च में पादरी भी थे। ठीक, इन्होंने चर्च की वाटिका में, यानी कि जो चर्च का जो गार्डन था, जो बगीचा था, उसमें मटर के पौधों के लक्षणों के बीच आनुवांशिक स्थानांतरण का अध्ययन किया 1857 से 1864 तक। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखें, हमने बताया इनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के चयन के कारण, यानी कि मेंडल ने मटर के पौधों मतलब मटर का ही चुनाव क्यों किया, मटर पर ही अपने प्रयोग क्यों किए। देखें तो मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के चयन के क्या क्या कारण रहे। ये देखो मटर का ये एक हमने जो है डायग्राम यहाँ पे लगाया, हरी मटर जो समय खूब आ रही, क्योंकि अब समय तो इस समय तो सीजन कम हो गया है, लेकिन ये हरी मटर सर्दियों में खूब देखने को मिलती है। इसका बोटेनिकल नेम यहाँ पे हमने लिख दिया। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। इसको भी ध्यान रखें, कभी कभार ये परीक्षा में पूछ देते हैं कि मटर का वानस्पतिक नेम क्या है, तो इसका पाइसम सटाइवम वानस्पतिक नाम है, बोटेनिकल नेम। देखें, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का चुनाव काफी सोच विचार के ही किया था। नंबर 1, मटर के चयन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, इसे आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता था। मटर को आसानी से बाग बगीचों में आसानी से उगाया जा सकता था, हालांकि जो है वहां तो पहले से उग रही थी। ठीक है, बाद में फिर उन्होंने प्रयोग कर करके और उन्होंने जो है अपने ही विभिन्न आनुवांशिक लक्षणों वाले वांछनीय गुणों वाले मटर के पौधों को उगाया। दूसरा, यह एक वर्षीय पौधा है, अतः इसको वर्ष में 2 बार भी उगाया जा सकता है। ये जो पौधा है वो 1 वर्षीय पौधा है। कैसा है, 1 वर्षीय पौधा। 1 वर्षीय मतलब ये नहीं कि इसको पूरा 1 साल लगता है, 12 मंथ, मतलब ये जो पौधा है वो 1 साल के अंदर ही 6 महीने में या 4-5 महीने जितना भी समय लगता है उसमें ये पौधा हो जाता है। तो 1 वर्ष में इसको 2 बार हम उगा सकते हैं, जिससे प्रयोगों का परिणाम शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो 1 वर्ष में इसको 2 बार उगा सकते हैं। अच्छा, ये नहीं कोई पौधा हमने वो वर्ष ये ले लिया होता, मतलब इसको 1 साल में तो मतलब उसको बनने में बीज आने में लग जाए तो ज्यादा दिक्कत होती। तो 1 वर्ष ये लिया। इस पौधे में स्पष्ट विपरीत लक्षणों का पाया जाना। इस पौधे में क्या था, एक कैरेक्टर, ये एक विशेषता ये भी थी कि इसमें एक ही लक्षण के 2 वेरिएंट मौजूद थे। जैसे लंबाई को ले लिया तो लंबाई के जैसे लंबापन, बौनापन। बीजों का आकार ले लिया, एक प्रजाति ऐसी थी जिसमें गोल बीज आ रहे थे, राउंड शेप्ड सीड आ रहे थे, एक ऐसा था जिसमें रिंकल्ड आ रहे थे। वैसे उन्होंने जो है मतलब कलर ले लिया, येलो सीड ले लिए, ग्रीन सीड ले लिए, समझ पा रहे होंगे, पुष्पों का रंग ले लिया, ठीक है, पुष्पों की स्थिति ले लिए। तो इस तरीके से मेंडल ने मटर के 7 आनुवांशिक लक्षणों पर प्रयोग किए थे। पूछते भी हैं कि मेंडल के द्वारा मटर पर कितने आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया गया, कितने आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन लेके किया गया, तो 7 कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर थे जिनको इन्होंने आधार बनाया आगे जाने का भी। इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, इट इज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, अतः इनमें अधिकांशतः स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन होता है, पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। मटर के पौधे के जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, इट हैव बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, इसमें स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन पर परागण भी कराया जा सकता है। इसमें संकरण से प्राप्त संतानें जननक्षम होती है, मतलब जो भी बीज बनते हैं वो सभी बीज जो है नई संतानों को जन्म देते हैं, यानी कि बीज से जो है नए पौधे आसानी से बन सकते हैं। इससे अधिक फल एवं फूल लगते हैं, जिस कारण अधिक बीजों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें अधिक फल और फूल लगते हैं जिस कारण अधिक बीजों को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के चयन के पीछे क्या कारण रहे, क्या रीजन रहे, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये इस स्लाइड से भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं तो उनमें पूछा गया है कि ऐसे हम आगे क्वेश्चन पीवाईक्यू डिस्कस कराएंगे, जुड़े रहें हमारे साथ तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो मेंडल द्वारा मटर के पौधे में चुने गए 7 विपरीत लक्षण, कौन से वो मटर के 7 लक्षण थे जिन पर मेंडल प्रयोग करते रहे? तो देखो कौन कौन से वो कैरेक्टर थे। देखो पौधे की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई एक आनुवांशिक लक्षण लिखा है। एक तरफ कौन सा प्रभावी है उसमें और कौन सा अप्रभावी है, क्योंकि हमने बताया था एक आनुवांशिक लक्षण के कम से कम 2 वेरिएंट। ठीक है, एक प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा। तो जैसे पौधे की ऊंचाई है, मटर के लिए ही है, पौधे की ऊंचाई यानी कि हाइट, तो जैसे लंबा टॉल, बौना डार्क। ठीक है, इसको प्रदर्शित किया था उन्होंने कैपिटल टी, इसको स्मॉल टी से प्रदर्शित कर दिया था। पुष्प का रंग लाल या सफेद, इसको हमने प्रदर्शित कर दिया जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर से। फली का आकार फूला हुआ इन्फ्लेटेड, इसको कैपिटल सी और स्मॉल सी ले लिया। फली का रंग हरा या ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे येलो डोमिनेंट है? नहीं, यहाँ पर जो येलो है ये डोमिनेंट है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो येलो है ये डोमिनेंट है, ये टाइपिस्ट से थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये डोमिनेंट है, यहाँ पर कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई, और ये हमारा कैसा है, रिसेसिव है। ठीक है, रिसेसिव ध्यान रखें। बीज का आकार गोल, इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू ले लो, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, राउंड और झुर्रीदार यानी कि रिंकल्ड। बीज पत्र का रंग पीला और हरा, तो बीज पत्र का रंग भी कैसा है, येलो और ग्रीन, तो इसको भी जो है भाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से। पुष्प की स्थिति एक्सियल और अग्रस्त, इसको कैपिटल और ए और स्मॉल ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेंडल के ये 7 विपरीत लक्षण, मेंडल ने इन्हीं 7 लक्षणों को आधार बनाकर जो है मटर के पौधे पे सभी प्रयोग किए। हालांकि ये नहीं कि एक पौधे ले, 2 पौधे ले लिए उनमें एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, नहीं, इन्होंने ज्यादातर मेंडल ने अपने प्रयोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे किए, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड से ज्यादा मेंडल नहीं गए, क्योंकि इसी से सब नियम सामने निकल के आ गए, तो ज्यादा जो है ज्यादा जाने में क्या फायदा, क्योंकि जितना हाइब्रिड क्रॉस करेंगे उतना ही कैलकुलेशन और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, उसको चीजों को सही से नोट डाउन करना, उसका कैलकुलेशन करना, ये सब बहुत लेंदी हो जाता, तो इसलिए मेंडल ने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड तक ही अपने प्रयोग सीमित रखे। तो इनको ध्यान रखें, इस लिस्ट से भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उनमें जो है इस लिस्ट से भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो इस बात का पता आपको लगेगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखें जरा आगे बढ़ते हैं। यहां पर है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, यहां पर हम पढ़ेंगे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम की मेंडल के आनुवांशिकता के नियम क्या है। देखो देखो मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी 3 नियम दिए। पहले तो नियम आपको पता होने चाहिए। पहला नियम है प्रभावता का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 नियम मेंडल के द्वारा दिए गए, इन तीनों नियमों को पढ़ेंगे और इन तीनों नियमों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पुटअप किए गए हैं। देखो पहले हम पढ़ेंगे प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावता का नियम। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल का प्रथम नियम, इसे मेंडल का प्रथम नियम भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये पहला नियम है मेंडल का। देखो मेंडल का पहला नियम क्या कहता है, इसको ध्यान से समझें। देखो मेंडल का पहला नियम ये कहता है कि जब एक ही जाति के दो भिन्न आनुवांशिक लक्षणों के 2 भिन्न प्रारूपों वाले नर एवं मादा पौधों के बीच परस्पर संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी जनक के लक्षण वाली संतानें ही उत्पन्न होती हैं। इसे ही प्रभावता का नियम कहते हैं। नियम थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन
यहाँ पर जो भी हमने परिभाषा जो बनाई है, जो हमने बताई है, इसमें सब कुछ आ गया एक ही भाग में। समझ पा रहे हैं? एक ही बार में सब कुछ जो है इस परिभाषा में कवर अप किया गया है। तो देखो इसमें क्या कहा गया कि एक ही जाति के, यानी एक ही जाति होनी चाहिए, मटर के ही होने चाहिए, या आम लिया है तो आम के ही होने चाहिए, या अमरूद लिया अमरूद के, एक्स वाई कोई भी पौधा एक ही जाति होनी चाहिए, और एक को नर और एक को एज ए मादा, यानी कि एक को ऐसे मेल प्लांट लेना, एक को ऐसे फीमेल प्लांट लेना, और विपरीत लक्षण वाले एक आनुवांशिक लक्षण लो और उसके दो वेरिएंट लो। जैसे लंबापन ले लो तो एक नर को ले लो ऐसे लंबा, मतलब उसमें जो करेक्टर हो वो लंबापन वाला हो, टॉलनेस वाला हो, और एक में जो है बौनेपन वाला ले लो, डार्कनेस वाला ले लो, और दोनों का करा दो संकरण, यानी कि दोनों को जो है दोनों को परागण करा दो। ठीक है, परागण कराने के पश्चात जो बीज बने उन बीजों को ले जाके खेतों में बो दिया जाएगा। तो उन बीजों से जो संतानें उत्पन्न होंगी उनको कहेंगे F1 पीढ़ी की संतानें, F1 जनरेशन। क्या कहेंगे? F1 जनरेशन। तो ये F1 पीढ़ी की जो संतानें होंगी, इस पीढ़ी में एक ही जनक का लक्षण प्रारूप देखने को मिलेगा, एक ही जनक का फिनोटाइप देखने को मिलेगा, या तो वो नर मेल प्लांट का मिलेगा या फीमेल का मिलेगा। अब कौन सा होगा करेक्टर, ये निर्भर करेगा कि कौन सा करेक्टर प्रभावी, जो हमने बताया पिछली स्लाइड्स में, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण। तो इसके लिए जो जीन उत्तरदायी होंगे वो वो निर्धारित करेगा कि प्रभावी जीन कौन सा है। समझ पा रहे हैं? अगर दोनों में से, दोनों जनकों से कोई एक प्रभावी जीन मिल गया तो उस प्रभावी जीन का लक्षण ही F1 पीढ़ी की संतानों में देखने को मिलेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रभावता का नियम कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे इस बात को कि जब एक ही जाति के, एक बार फिर देख लें, जब एक ही जाति के दो भिन्न जब एक ही जाति के एक ही आनुवांशिक लक्षण के दो भिन्न प्रारूपों वाले पौधों के मध्य परस्पर संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी जनक के लक्षण वाली संतानें ही उत्पन्न होती हैं। इसे ही प्रभावता का नियम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो अब इसमें लिखा है, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर किन्हीं दो शुद्ध जीवों में क्रॉस कराया जाता है। शुद्ध का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे कैपिटल टी, जैसे हम यहाँ पे ले लें कैपिटल टी, यहाँ पे ले लें स्मॉल टी, तो ये अपने लक्षणों के लिए कैसे हैं? शुद्ध, यानी जो एलिलिक पेयर हो वो कैसा हो? होमोजाइगस वाला हो, तो उसको कहेंगे शुद्ध। तो किन्हीं दो शुद्ध जीवों में क्रॉस कराया जाता है तो जोड़े का केवल एक लक्षण ही प्रथम पुत्री F1 में दिखाई देता है। ये वाली कंडीशन बन जाएगी, अभी क्रॉस दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो एक इससे आ जाएगी, इससे आ जाएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्रभावी है, उसकी वजह से पौधे का फिनोटाइप कैसा आएगा? लंबा, तो पौधा लंबा हो जाएगा। तो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। इस प्रकार F1 पीढ़ी में केवल एक ही प्रकार का, एक ही जनक का लक्षण प्रारूप दिखाई पड़ता है। अतः F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण प्रभावी एवं ना दिखाई देने वाले लक्षण अप्रभावी कहलाता है। जो दिखाई दे रहा है वो प्रभावी है, जो ना दिखाई दे रहा है वो अप्रभावी है। ठीक है, यह नियम उन सभी जगह लागू होता है जहां पर एक लक्षण दूसरे लक्षण पर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। हालांकि इस प्रभावता के नियम के मेंडल के अपवाद नियम पढ़ेंगे। सह प्रभावता है, अपूर्ण प्रभावता है, तो वहां पे ये मेंडल के नियम का अपवाद है, मेंडल का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एक जीन दूसरे जीन पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता। इसीलिए ये बात लिखी है कि वहीं पे लागू होगा जहां पर एक जीन दूसरे जीन पर पूर्ण रूप से कैसा हो? प्रभावी होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया? मेंडल का प्रभावता का नियम हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, जो हमने परिभाषा बताई है आप वीडियो रोक कर जो है बैक करके जो है दोबारा उस परिभाषा को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इसका हम जो है क्रॉस कराएंगे, क्रॉस से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो प्रभावता का नियम, देखिए प्रभावता का नियम ये हो गया। शायद डबल स्लाइड लगी हुई है। प्रभावता का नियम और ये डबल स्लाइड है। चलो देखें, यहाँ देखें प्रभावता का नियम। देखो, जब एक लंबे यानी कि कैपिटल टीटी तथा एक बौने स्मॉल टीटी पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के पौधों में जीनोटाइप में लंबेपन कैपिटल टी तथा बौनेपन स्मॉल टी दोनों के कारक हैं। किसके कारक हैं? दोनों के कारक हैं। ठीक है,
तो उसमें दोनों के कारक तो उसमें जो है दोनों के कारक हैं, तो बौनेपन दोनों कारक एक साथ साथ हेटेरोजाइगस अवस्था में रहते हैं, लेकिन F1 पीढ़ी के सभी पौधों का केवल लंबा होना पौधे के लंबेपन को प्रभावित को सूचित करता है एवं यह बतलाता है कि लंबापन पौधे के ऊपर प्रभावी होता है। चलिए आगे बढ़े, देखें इसको हम एक क्रॉस से समझाते हैं। देखो क्रॉस यहाँ पे पहले बाद में देखते हैं, एक स्लाइड हमने रखी है इसको यहाँ पे देखते हैं, पहले हम समझा देते हैं, ठीक है। देखो मेंडल का जो प्रभावता का नियम है, ये पहली बात तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ये नियम मेंडल ने अध्ययन किया था या जो दिया है वो मटर के पौधे की लंबाई को लेकर दिया है, ठीक है। इसमें एक क्रॉस कराएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इस क्रॉस से सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं कैसे क्रॉस लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेंगे मतलब पौधों का फिनोटाइप। सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पर फिनोटाइप लेंगे। देखो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर फिनोटाइप, क्या लेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप में हम लेंगे एक पौधा टॉल प्लांट, एक पौधे को लेंगे एज ए टॉल प्लांट, इसको क्रॉस कराएंगे। ये क्रॉस का जो चिन्ह लगाया ये संकरण का चिन्ह है, ठीक है। और एक पौधा लेंगे हम डॉर्फ प्लांट, यानी कि बौना पौधा लेंगे, डॉर्फ प्लांट लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। फिनोटाइप का मतलब हमने पिछली स्लाइड में बताया, जो बाहर से हमें कैरेक्टर दिख रहा है, भाई दो पौधे हम देख पा रहे हैं, एक हमें लंबा दिख रहा है, बौना दिख रहा है, हमने ले लिए। तो एक टॉल प्लांट ले लिया, डॉर्फ प्लांट ले लिया। ये जो क्रॉस बता रहा है ये संकरण को दर्शा रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे जीनोटाइप, क्या लिखेंगे, जीनोटाइप, यानी कि टॉल प्लांट के टॉल कैरेक्टर के लिए क्या इसमें जो है जीनोटाइप, इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पे प्योर लेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी लेंगे, यहाँ प्योर मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी लेंगे, ठीक। तो इसका जीनोटाइप कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप स्मॉल टी। अच्छा यहाँ पर एक प्लांट को हम ले लेंगे एज ए मेल प्लांट और एक को ले लेंगे एज ए फीमेल प्लांट। अब हमारी मर्जी है, चाहे इसको एज ए मेल प्लांट ले ले, चाहे इसको एज ए मेल प्लांट ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिए ले रहे हैं मेल प्लांट। मेल प्लांट के लिए हम साइन लगाए दे रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में मेल के लिए मेल ना लिख के ये एक टर्म है, ये एक साइन है, बायोलॉजिकल साइन, ठीक है। मेल प्लांट के लिए या मेल ऑर्गेनिज्म के लिए वो हम ऐसा लगाते हैं, तो हमने ऐसा लगा दिया। फीमेल के लिए लगाते हैं, आप जीरो बनाए उसके नीचे यहाँ पे ऐसा प्लस का साइन लगा दें। तो ये जो साइन है ये फीमेल ऑर्गेनिज्म के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप ऐसा साइन लगा दें, ठीक है। तो ये कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब यहाँ पर बनेंगे गैमीट्स, कैसे बनेंगे, गैमीट। अच्छा यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पे दो क्यों है, दो इसलिए है क्योंकि ये पौधा हमारा कैसा है, डिप्लॉयड है। ये पौधा कैसा है, डिप्लॉयड है। इसमें पेयर में गुणसूत्र लगे हैं, एक इसके जो मेल प्लांट से मिला होगा और एक फीमेल प्लांट से मिला होगा। तो एक गुणसूत्र जैसे यहाँ पे लगा होगा, जैसे यहाँ पे मान के चले कि यहाँ पे ये कैपिटल टी होगा, यहाँ पे लगा होगा ऐसे, ठीक है। हालांकि इसमें दर्शाने अलग अलग होंगे ही, तो इसीलिए हमने डबल लिए। अब यहाँ पर बनाएंगे गैमीट्स, क्या बनाएंगे, गैमीट्स। गैमीट्स जब बनाते हैं तो जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या घटकर आती रह जाएगी, यानी कि जो गुणसूत्र पेयर में लगे होंगे सब अलग होकर चले जाएंगे, ठीक है। 23 जैसे हैं, मान के चले मानव जाति में 23 जोड़ा है, तो प्रत्येक जोड़े का एक एक गुणसूत्र हटेगा, एक गुणसूत्र इस गैमीट में, एक इसमें। तो भाई इसमें होगा जो, तो इसमें जब हटेगा तो इसमें गैमीट्स जब बनेंगे तो मतलब एक ही प्रकार के बनेंगे। कितने प्रकार बनेंगे, एक प्रकार के। सभी में जो है कैपिटल टी जाएगा। इसमें भी देखो क्या होगा, इसमें भी जो है कैपिटल टी जाएगा। गैमीट्स एक कोशिका से बनते 4 हैं, लेकिन कितने प्रकार के बनेंगे, तो यहाँ पर इस कोशिका से, इस डिप्लॉयड सेल से जब गैमीट्स बनेंगे तो 4 बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे चारों एक ही प्रकार की। सब में जो है कैपिटल टी और इसमें भी स्मॉल टी होगा, ठीक है। तो एक प्रकार के बनेंगे लेकिन बनेंगे 4, समझ पा रहे हैं, ठीक। अब देखो ये गैमीट्स, इनका होगा फ्यूजन, इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा, यानी कि परागण होगा, पॉलिनेशन होगा, ठीक है। फिर उसमें पूरा वो मतलब लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया चलेगी, जायगोट बनेगा। तो जब जायगोट बनेगा तो ये साथ साथ आ जाएंगे,
ये साथ साथ आ जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मान के चलो ये क्या बन गया, जायगोट बन गया। क्या बन गया, जायगोट। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन पुनः स्टेब्लिश हो गई, दोबारा स्थापित हो गई। अब इसमें जरा हमें बताओ कि कैरेक्टर कैसा आएगा, इसका फिनोटाइप कैसा होगा, इस पौधे का जो फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे देखो प्रभावी जीन कौन सा है, कैपिटल टी। तो इसकी वजह से पौधा कैसा होगा, टॉल। कैसा होगा, टॉल, यानी कि टॉल प्लांट्स। जितने भी हमको यहाँ पर पौधे मिलेंगे, ऑल टॉल प्लांट्स, जितने भी बीज मिलेंगे F1 पीढ़ी में, वो सब कैसे होंगे, टॉल प्लांट। ये है F1 जनरेशन। क्या है, F1 जनरेशन। F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए सभी संतानें टॉल प्लांट्स होंगी। दे ऑल आर टॉल प्लांट्स। टॉल में भी हाइब्रिड टॉल, टॉल में भी हाइब्रिड टॉल। समझ पा रहे होंगे। तो प्रथम पीढ़ी की जितने भी पौधे प्राप्त होंगे ये सभी कैसे होंगे, सभी लंबे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो कैरेक्टर इसे अपने जो मेल साइड से मिला है, ठीक है, वो कैसा मिल गया है, प्रभावी। वो ओरिजिनल कॉपी मिल गई, वो एक्टिव कॉपी मिल गई, तो उसकी वजह से उसी का कैरेक्टर आएगा। सभी पौधे कैसे होंगे, टॉल प्लांट होंगे। अच्छा, F1 जनरेशन सभी टॉल होंगे। अच्छा, टॉल प्लांट दो प्रकार के होते हैं, मालूम है। एक, ये भी तो टॉल है, ये भी टॉल है, ठीक है। यानी कि टॉल प्लांट के दो जीनोटाइप, एक तो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको कहते हैं प्योर टॉल। इसको क्या कहते हैं, प्योर टॉल। इसको कहते हैं हाइब्रिड टॉल। इस बात को ध्यान रखें। तो ये है हमारा प्योर टॉल, ये है हाइब्रिड टॉल। अच्छा, जो डॉर्फ प्लांट होता है, डॉर्फ, वो तो इसी कंडीशन में मिलेगा। तो इसके केस में नहीं लगाते हैं प्योर डॉर्फ या हाइब्रिड, वो तो एक ही, तो केवल हम डॉर्फ कह के छोड़ देते हैं। डॉर्फ प्लांट का जीनोटाइप यही मिलेगा। टॉल के दो मिलेंगे, या तो प्योर होगा या वो हाइब्रिड होगा। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में कैसे टॉल मिलेंगे, हाइब्रिड टॉल। सभी कैसे होंगे, दे ऑल आर हाइब्रिड टॉल प्लांट्स मिलेंगे F1 जनरेशन में। ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक ये बताया दे रहे एफ, यहाँ पे जो F1 लिखा है ये वन प्रदर्शित करता है जनरेशन को। जैसे अब जैसे ये दोनों पौधे ले लिए, इनकी नई संतानें हुई, तो ये F, ये वन प्रथम पीढ़ी की, फिर इनको आपस में रिप्रोड्यूस करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इनसे जो संतानें बनेंगी वो F2 हो जाएंगी, फिर उनका आपस में करा देंगे तो हो जाएगा F3। तो इसी प्रकार चलते रहो। अब यहाँ पे ये जो F क्या है, F डिनोट करता है फिलियल को। F मीन्स होता है फिलियल, FILIAL, फिलियल। और फिलियल एक लैटिन भाषा का शब्द है। फिलियल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है संतान। जिसका अर्थ क्या होता है, संतान। समझ पा रहे हैं। तो ये संतान तो है, ठीक है, तो संतानें तो प्राप्त हो रही, तो इसीलिए F लगा देते हैं कि F1 F2 F3 इस तरीके से चलते रहते हैं। तो ध्यान रखें, F मीनिंग फिलियल, फिलियल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है संतान। ठीक, तो ये हमारा क्या है, मतलब जो है मेंडल के प्रभावता का नियम। देखो अब जो हमने नियम बताया वो यहाँ पे सब लागू होगा। देखो हमने क्या कहा था कि जब एक ही जाति के, जब एक ही जाति के एक ही आनुवांशिक लक्षण के दो भिन्न प्रारूपों वाले, आनुवांशिक लक्षण एक है लंबाई, और दो भिन्न प्रारूपों वाले, मतलब एक टॉल है एक डॉर्फ है, दो भिन्न प्रारूपों वाले नर एवं मादा जीवों के मध्य परस्पर संकरण कराया जाता है। परस्पर क्या कराया जा रहा, संकरण। तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी जनक के लक्षण वाली संतानें ही उत्पन्न होती है। तो देखो इसमें प्रभावी जनक कौन है, टॉल प्लांट। ये प्रभावी है, ये प्रभावी जनक है, ये अप्रभावी जनक है। इसका जो कैरेक्टर है टॉल प्लांट वो प्रभावी कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, इसका अप्रभावी लक्षण है। इसके लिए जो उत्तरदायी जीन है वो कैपिटल टी है और वो प्रभावी एलिल है या प्रभावी जीन है। इसके लिए स्मॉल टी कैसा है, अप्रभावी एलिल है या अप्रभावी जीन है। तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी जनक की लक्षण वाली संतानें ही उत्पन्न हुई। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभावता का नियम कहते हैं। आई बात समझ में। ऐसी आशा करते हैं कि इस नियम को हम भली भांति आप लोगों को समझा पाए होंगे। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सेव कर लें।
वेट बाय सेविंग। देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद देखें। अब यहाँ पर वही क्रास जो है हमने यहाँ पर उसकी जो इसकी इमेज है यहाँ पे उसको डायग्राम बेस लगाया। देखो यहाँ पे लंबा पौधा, यहाँ पे बौना पौधा, दोनों का क्रॉस कराया, इनके युग्मक बने, गैमीट्स बने, दोनों से एक जैसे बने, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और F1 पीढ़ी में सबका क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब जीनोटाइप वाले हमको क्या मिले, पौधे मिले, सभी लंबे पौधे। दे ऑल आर हाइब्रिड टॉल प्लांट्स। आई बात समझ में? ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक। चले, अच्छा, तो ये हो गया हमारा प्रभावता का नियम, ठीक है। तो पृथक्करण का नियम, अब हमारा नियम रह गया है यहाँ पर पृथक्करण का नियम, ठीक है। इस नियम को भी हम यहीं पे भी डिस्कस किए ले रहे हैं, ठीक है। बाद बाकी जो पोर्शन रह गया उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। देखें पृथक्करण का नियम और देख लें। पृथक्करण का नियम क्या कहता है? देखो पृथक्करण का नियम जो है मेंडल के प्रभावता के नियम से ही निकल के आया है। देखो जब मेंडल ने दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य परस्पर संकरण कराया, जैसे उन्होंने क्या लिया, टॉल प्लांट ले लिया, डॉट प्लांट ले लिया, दोनों का संकरण कराया, तो उन्होंने देखा जितने बीज मिले वो सब बीजों को ले जाके उन्होंने खेतों में बो दिया, तो देखा सभी लंबे पौधे, एक तरफ से सभी लंबे पौधे लगे हुए थे, बौना पौधा उन्हें एक नहीं मिला, क्योंकि अभी हमने बताया दे ऑल आर टॉल प्लांट। तो उनके मन में ये आया, मेंडल के नजरिए से सोचें भाई, मेंडल के नजरिए से सोचें, अभी आप नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको सभी जो है लंबे पौधे मिले, इसमें कोई जो है डॉर प्लांट मिला ही नहीं। तो मेंडल ने कहा ये क्या है भाई, डॉर प्लांट क्यों नहीं मिला, डॉर प्लांट क्यों नहीं मिला, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या जो बौनेपन वाला जो लक्षण है क्या वो नष्ट हो गया या वो छिप गया है, क्या उसके पीछे एक वजह रही? तो ये काफी समय तक वो सोचते रहे, विचार विमर्श करते रहे। फिर उनके मन में क्या आया, उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, इनका आपस में हम क्या कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उन्हें जो है बौने पौधे वाला जो मतलब बौना पौधा जो था वो उनको दोबारा प्राप्त हुए, दोबारा देखने को मिले। तो उन्होंने उसी के आधार पर नियम दिया पृथक्करण का नियम। तो प्रथम नियम से ही निकल के आया दूसरा नियम, ठीक। देखें इस नियम के अनुसार जब दो पर्यायी यानी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के जोड़ों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 में अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं, दिखता ही नहीं है। सभी जितने बीज थे 100-200 जितने उनको मिले सब दयाल टॉल प्लांट, ठीक है, सब छिप गए, वो नष्ट नहीं हुए थे। इनका मानना था कि हो सकता है नष्ट हो गए हों, लेकिन नष्ट नहीं हुए, तो छिप गए थे। परंतु अगली पीढ़ी जब F2 में अलग होकर स्वयं को व्यक्त करते हैं, ठीक है, अर्थात अप्रभावी लक्षणों का F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से पुनः अभिव्यक्त हो जाने की क्रिया ही पृथक्करण नियम कहलाती है। F2 पीढ़ी में पुनः एक दूसरे से ये कैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। देखें जब एक लंबे कैपिटल टी एवं एक बौने कैपिटल टी स्मॉल टी पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात में लंबे दोनों पौधे प्राप्त होते हैं। बौने पौधों का F2 पीढ़ी में उत्पन्न हो जाना पृथक्करण नियम का उदाहरण है। इसको उदाहरण से समझते हैं। देखो ये लगा हुआ है लेकिन इसको स्लाइड में आप समझा देते हैं। देखो हमने जब टॉल प्लांट लिया, ठीक है, और ये हमने F1 पीढ़ी में F1 जनरेशन हमने प्राप्त की, F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन हमने प्राप्त की, ठीक है, सभी पौधे टाल थे। अब इनका हमने करा दिया सेल्फ पॉलिनेशन, या सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन इनका करा दिया, यानी कि इनका आपस में ऐसे समझ लें जैसे समझिए कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस बाई कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन। इनका आपस में ही हमने करा दिया। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं पुनेट स्क्वायर बना के। पुनेट वाला सबसे बेहतर रहता है तरीका, ठीक। देखें यहाँ पे इसको ऐसे ले लिया हमने मेल प्लांट, इसको ऐसे ले लिया हमने फीमेल प्लांट, ठीक है, दोनों के फिनोटाइप तो सेम ही थे, इससे अलग होंगे दोनों। तो इधर वाले ले लो मेल प्लांट, इधर ले लो, इस साइड वाले हम लेंगे जो गैमीट्स बनेंगे वो मेल प्लांट वाले, यानी कि दो प्रकार के बनेंगे,
बनेगी 4, लेकिन 2 प्रकार के बनेंगे। तो एक ऐसा बनेगा जिसमें कैपिटल टी, एक ऐसा बनेगा जिसमें स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमने ले लिए मेल प्लांट वाले और यहाँ पे लेंगे हम फीमेल वाले। तो इसमें भी 2 प्रकार के बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनको आप लिख लें, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर यहाँ पर अब देखो जब भी ऐसी कंडीशन बने तो कैपिटल टी को इटसेल्फ आगे ले आओ, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये देखो कैसा है, ये हमारा है प्योर टॉल। कैसा है प्योर टॉल। ये दोनों हमारे हाइब्रिड टॉल है। कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल है। और ये वाला पौधा हमारा डार्फ है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये डार्क पौधा दोबारा देखने को मिला, मेंडल को दोबारा देखने को मिला। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहीं से निकल के आया पृथक्करण का नियम। अब यहाँ पे पहला इसका हम रेशियो निकाल देते हैं, उसके बाद इस नियम को समझाते हैं। देखो इसका 2 रेशियो निकल के आएगा, एक आएगा जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप रेशियो क्या होगा इसका, ठीक। और एक इसका होगा फिनोटाइप रेशियो। 2 इसके रेशियो निकल के आएंगे, ठीक। फिनोटाइप रेशियो देखो क्या है, देखो इसमें टॉल पौधे कितने मिले, टॉल पौधे हमको 3 मिले। देखो एक प्योर टॉल मिला, 2 हाइब्रिड टॉल मिले। तो फिनोटाइपिक रेशियो में 3 हमको टॉल मिले और एक हमको कैसा मिला, डॉर्फ मिला। तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो देखो, जीनोटाइपिक रेशियो देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कैपिटल टी एक मिला हमको, 2 हमको मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हमको मिला स्मॉल टी। तो इसका क्या होगा 1:2:1। ये हमें इसका मिला जीनोटाइपिक रेशियो। तो ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो है, ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो। इस बात को ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो मेंडल का पृथक्करण का नियम हमें इसी मतलब जो है क्रॉस में समझ लेना, इसी से हमको पता लगा था। देखो मेंडल के नियम का पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य परस्पर हम संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी जनक के लक्षण वाली संतानें ही मिलती हैं। लेकिन जब इन प्रभावी जनक के लक्षणों वाली संतानों का आपस में स्वपरागण संकरण कराया जाता है तो हमें प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों लक्षणों वाली संतानें 3:1 रेशियो में प्राप्त होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब इसको सामान्य भाषा में समझ लें। मेंडल का कहना है कि प्रथम पीढ़ी में, जैसे हम मान के चलें प्रथम पीढ़ी के संतानों का यही तो जीनोटाइप रहा, F1 का यही तो रहा। तो प्रथम पीढ़ी के संतानों में ये दोनों एलेल साथ साथ रहे, हालांकि इसमें इसकी चली, इसका लक्षण जो है एक्सप्रेस हुआ, इसका लक्षण दिखाई दिया, लेकिन इसका लक्षण दबा रहा। तो प्रथम पीढ़ी के संतानों में यही हमको कैरेक्टर देखने को मिला। लेकिन जब युग्मकों का निर्माण हुआ तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे हो गए, अलग हो गए, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो अलग हो गए इसीलिए इसको कहा गया पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कि जब ये पौधा जो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हुआ, रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच गया, जब इसमें पुष्प बनने लगे, ठीक है, युग्मक बने, तो ये अलग हो गए। तो इसीलिए इसको युग्मक शुद्धता का नियम कहा। बाद बाकी उससे पहले ये साथ साथ रहे, ठीक है। दूसरा इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्यों कहा गया ये जान लिया, और क्यों उसको पृथक्करण का नियम कहा गया, ये दोनों बातें जान ली, समझ लो नियम समझ में आ गया है, ठीक है। तो पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं वो बता दिया, क्योंकि ये अलग हो गए, पृथक हो गए युग्मकों के निर्माण के समय, ठीक है। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं ये और जान लें। देखो तो प्रथम पीढ़ी में ये दोनों साथ साथ रहे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के लक्षण को, दोनों ने एक दूसरे के लंबाईपन को, बौनेपन को प्रभावित नहीं किया। प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बाद भी इनके लक्षणों का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है, ये मिलते नहीं, ये अपने अपने लक्षणों के लिए शुद्ध रहते हैं, प्योर रहते हैं। और जब युग्मकों का निर्माण होता है तो ये अपने उसी शुद्धतम रूप में अलग हो जाते हैं जिस शुद्धतम रूप में आपस में एक दूसरे से मिले थे।
समझ पा रहे हैं। अब जैसे ये तुम्हारे जो है जिस समय मिले साथ साथ रहे, अब महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना जो है ये साथ साथ रहे, अब अपने उसी शुद्धतम रूप में अलग हो गए जिस शुद्धतम रूप में मिले, एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया। अब ये समझ लें, अब ये नहीं जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी से कह रहा है कि भाई हम थोड़े बौने हैं, हमें थोड़ा अपना कैरेक्टर दो, थोड़ा हम भी अपनी लंबाई बढ़ा लें, हम भी थोड़े लंबे हो जाएं, बौने हैं, हमारी वजह से पौधा बौना होता है। तो ऐसा नहीं, दोनों अपने अपने कैरेक्टर के लिए शुद्ध रहेंगे। तो युग्मक जो इनके बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, वो अपने कैरेक्टर के लिए एकदम 100% प्योर होंगे। जितनी लंबाई इस पौधे की होगी, समझ रहे हैं, जितनी लंबाई इस पौधे की होगी इतनी लंबाई इस पौधे की भी होगी, और इन पौधे से जितने भी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे सभी की सेम लंबाई मिलेगी। आई बात समझ में। तो ये अपने अपने कैरेक्टर के लिए शुद्ध रहेंगे। तो ये है प्रभावता का नियम, वो सॉरी पृथक्करण का नियम या यौगिकों की शुद्धता का नियम। चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे पढ़ें। बात बाकी आगे देखें, ये यहाँ पर जो है लगा हुआ है पृथक्करण का नियम, तो वही वाली स्लाइड है। हाँ ये वाली स्लाइड देखें, देखो यहाँ पे सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराया, जो हमने कराया वही यहाँ पे लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। हाइब्रिड टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड बाय ईच अदर, इनको एक दूसरे से क्रॉस कराया, इनके युग्मक बने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों का क्या हुआ, मतलब परागण हुआ, निषेचन हुआ, तो इस तरीके की कंडीशन बनी। एक पौधा ऐसा मिला जो शुद्ध लंबा, एक ऐसा मिला, दो ऐसे मिले जो संकृत लंबे थे हाइब्रिड टॉल, एक हमको ऐसा देखने को मिला जो शुद्ध बौना था। ठीक, ये देखो जीनोटाइप का अनुपात फिनोटाइप का अनुपात लिखा जो हमने बताया। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1, ठीक है। जीनोफी और फिनोटाइप का अनुपात 3:1, 3 लंबे पौधे एक बौना पौधा। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। चलें अच्छा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसका जो तीसरा नियम है स्वतंत्र विवहन का नियम, इस नियम को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ और भी चीजें हैं, अपूर्ण प्रभावता है, सह प्रभावता है, सहलग्नता है, और रुधिर वर्गों की वंशागति है, उसको भी हम अगले टॉपिक में जो है कवर अप करेंगे। उसके बाद जो एक और लेक्चर आएगा उसमें जो हम इससे रिलेटेड पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर कवर कर लेने के बाद ये मान लें कि इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से जाने वाला नहीं है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले जल्द ही अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।